किसने मारा मेरे बेटे मोहित को? सामने आ कमीने! भीड़ को चीरते हुए लोकेश गुप्ता दहाड़ता हुआ अंदर आया। उसकी आवाज ने मानो पूरे क्लब को हिला दिया था। डैड! फर्श पर गिरा हुआ मोहित आंसू भरी आंखों से रेंगता हुआ आया और अपने बाप के पैरों से लिपट गया। दूर हट मुझसे, इडियट! लोकेश गुप्ता ने झटके से मोहित को लात मारी। मोहित चीखते हुए वापस जमीन पर गिर गया। वेद कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी हंसी पर कंट्रोल रखते हुए खड़ा रहा। यह देखकर बलवीर का मुंह खुला रह गया। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस्टर गुप्ता, वो जिसे आपने लात मारी वो मोहित ही तो है। लोकेश गुप्ता की आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि सामने जो सूजा हुआ खून से लथपथ चेहरा पड़ा था वो सच में उसका बेटा मोहित ही था। हे भगवान, मेरे बेटे को मार मार कर उसकी शक्ल भिखारियों जैसी बना दी। मैं खुद उसे नहीं पहचान पाया। मोहित! वो घबरा कर दौड़ा और मोहित को अपने गोद में उठा लिया। मोहित का चेहरा लहूलुहान था, हाथ टेढ़ा था, कपड़े यहाँ वहां से फटे हुए थे और वो खुद दर्द से करा रहा था। अपने बेटे की ये हालत देखकर लोकेश गुप्ता रोने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, घबराइए मत मिस्टर गुप्ता। सभी ने तुरंत पलट कर देखा। दरवाजे से काला सूट पहने हुए एक आदमी अंदर आया। उसका चलना, उसका अंदाज सब बाकी लोगों में उसका खौफ पैदा करने के लिए काफी था। सारे लोग उसके आते ही चुप हो गए। उसने सिर झुकाकर बड़े आराम से कहा, बलवीर सर, मिस्टर गुप्ता माफ कीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपका मामला मुझे संभालना पड़ेगा। लोकेश गुप्ता, जो अभी अभी अपने बेटे की हालत देखकर गुस्से से खौल रहा था, उसने किसी तरह खुद को नियंत्रित किया। वहीं सुमित हंसते हुए आगे आया, जैसे किसी तमाशे का मजा लेने बैठा हो। वो शाहिद की तरफ बढ़ा और बोला, अरे शाहिद भाई, आपका एरिया है, आपका ही हुक्म चलेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपना काम कीजिए, या यूं कहूं कि काम तमाम कीजिए। ये कहते हुए सुमित के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। तभी शाहिद के पीछे खड़ा उसका एक आदमी चिल्लाया, बॉस, ये जो सामने खड़ा है यही आदमी है वेद, इसी ने यहां तोड़फोड़ मचाई है। शाहिद ने नजर उठाई और वेद की तरफ देखा और बोला, भाई लोग, मैं सब समझता हूं, तुम्हारा भी अपना कारण होगा, लेकिन ये इंसिडेंट अपुन के रॉयल क्लब के अंदर हुआ है। पहले अपुन अपना हिसाब बराबर करेगा और जब तक मेरा हिसाब ना हो जाए कोई बीच में नहीं आएगा। सुमित ने झुकते हुए कहा, अरे शाहिद भाई, अब आपके आगे कोई बोल सकता है क्या? आप अपना हिसाब ब्याज के साथ बराबर कीजिए। ये कहकर सुमित मन ही मन मुस्कुराया। ये वेद का बच्चा अपने आप को 30 मार खां समझता है, मुझसे रुपए मांग रहा था, अब इसका मुंह बंद होगा। मुंबई में एक कहावत मशहूर थी, शाहिद भाई से पंगा लेना यानी मौत को दावत देना। एक बार को बब्बर शेर से भिड़ जाओ, लेकिन शाहिद भाई के रास्ते में कभी मत आओ। पूरे क्लब में अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सभी लोग अपनी सांसें रोके बैठे हों। अब पूरा माहौल वेद के खिलाफ था। पूरा क्लब लोगों से भरा था और सभी की नजरें सिर्फ वेद पर गड़ी हुई थी। शाहिद ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मानना पड़ेगा छोटे, दम तो है तेरे में, तू कहां से आया है? वेद ने एक नजर से उसे नापते हुए ताना मारा, छोटे? अबे खोटे, तो क्या मेरे लिए यहां रिश्ता लेकर आया है जो ये सब पूछ रहा है? शाहिद एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। इतने सालों में किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। एक पल के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वेद ने आगे कहा, अगर लड़ना है तो अभी लड़ ले, ये सवाल जवाब क्यों कर रहा है? कितना समय वेस्ट करते हो यार तुम लोग, चलो जल्दी करो, मुझे और भी काम है। वेद ने सुमित और बलवीर की तरफ उंगली की और बड़े अंदाज में कहा, बीच में से हट जाओ, एक आध हाथ यहां वहां पड़ गया तो थोबड़े का नक्शा बिगड़ जाएगा। वेद की बातें सुनकर शाहिद के मुश्तंडे हैरानी से अपना सिर खुजाने लगे। अरे भाई, ये किसके लायक है? यार समझ नहीं आ रहा कि साला एड़ा डेढ़ साना है। शाहिद ने धीमे से हंसते हुए कहा, तू बोलता बहुत है छोटे। फिर हल्का सा गंभीर होकर बोला, सालों बाद मेरे नाम से ना डरने वाला कोई आदमी मिला है, तुझसे मिलकर अपन को अच्छा लगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह अपनी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। और फिर यह कहते हुए शाहिद ने अपना हाथ अपनी कमर की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल उसके हाथ में एक बड़ी छुरी चमक उठी। बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा के उसने जोर से वेद की लेफ्ट थाई पर एक चॉप मारा, लेकिन वेद का रिएक्शन बिजली जैसा था। वो एक झटके में घूमकर शाहिद के वार से बचा और तुरंत जाकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। आंख से आंख तक, नाक से नाक तक, मुंह से मुंह तक, दोनों के बीच सिर्फ 2 सेंटीमीटर से भी कम गैप था। यह देखकर शाहिद के चेहरे की रंगत ही बदल गई। ये इशारा इतना तेज कैसे? अपनी छुरी इतनी तेज चली लेकिन इसे छू भी नहीं पाई। ये सोचकर शाहिद खुद ही डर गया। उसने झिझकते हुए एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, पर वेद उसके कदमों के साथ चिपक गया। जब भी शाहिद पीछे हटता, वेद इतनी नजदीक आ जाता कि वो शाहिद कहीं जा ही नहीं पाए। आंखों का प्रेशर, पसीने का ठंडक और भीड़ का सारा टेंशन
सब एक पल में बढ़ सा गया। धीरे धीरे शाहिद दीवार से चिपक गया। अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। शाहिद ने छुरी पर अपनी पकड़ मजबूत की और पीछे से घूमते हुए वेद की पीठ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वेद उससे ऐसे बचा जैसे वो गायब ही हो गया हो और शाहिद की चलाई हुई छुरी उसके ही सीने की तरफ बढ़ गई। ये सब इतना तेज हुआ कि शाहिद को सोचने का मौका तक नहीं मिला। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, खत्म, अबू ने अपने आप को ही मार दिया। वो शौक में था, उसके हाथ ही नहीं रुक रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली। बस अब दर्द का इंतजार था, लेकिन दर्द आया ही नहीं। उसका हाथ हवा में थम गया और छुरी की नोक सिर्फ उसके कपड़ों की पतली सी लेयर तक पहुंची, उसके दिल से सिर्फ 1 इंच दूर। शाहिद ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वेद के हाथ की 2 उंगलियां थी, जिनमें वो चमकती हुई छुरी झूल रही थी। वेद जोर से हंसते हुए बोला, अबे लड़ना नहीं आता तो इतना स्टाइल क्यों मार रहा था? तू तो खुद को ही मार लेगा। तेरे जैसा चिरकुट भी अपने आप को भाई बोलता है। वेद पेट पकड़कर हंसने लगा और शाहिद आंखें फाड़े उस नजारे को देखता रह गया। उसकी मौत बस एक सांस की दूरी पर थी और उसे उसका दुश्मन नहीं बचाया। वेद ने कैजुअली पलटकर बाकी गुंडों की तरफ देखा, हाथ हिलाया और बोला, क्या देख रहे हो सब? आओ, सब मिलकर आओ। जब तुम्हारा बॉस इतना नालायक है तो तुमसे तो क्या ही उम्मीद करूं। उसकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। शाहिद ने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इन सालों के भरोसे में शेर बनता फिरता हूं, ये लोग तो किसी दिन मेरा ही गेम बचवा देंगे। अब सभी को समझ आ गया था कि यहां अगर किसी की चलेगी तो वो वेद की। ऐसा कोई नहीं जो उसका सामना कर सके, लेकिन जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो वेद खुद सभी पर टूट पड़ा। लातों घूसों की बारिश, कोई टेबल तोड़कर गिर रहा था तो कहीं शीशे टूट रहे थे। प्राइवेट बॉक्स के बाहर पूरा कॉरिडोर एक अखाड़े में बदल चुका था। चारों तरफ लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। शाहिद का तो दिमाग ही घूम गया था। ये सब क्या हो रहा है? शाहिद एक ईमानदार आदमी था। उसे भले ही शुरुआत में वेद बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अभी अभी वेद ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो वेद को धन्यवाद कहना चाहता था। और इसलिए उसने तुरंत अपने लाए हुए गुंडों को इशारा किया और कहा, कोई भी वेद पर हाथ नहीं उठाएगा। शाहिद का इशारा मिलते ही सभी रुक गए, लेकिन वेद को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत करके ये सारे लड़के यहां बुलाए हैं और शायद इन्हें लड़ने से रोक रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। वेद उन सारे गुंडों को उकसाने लगा ताकि वो शाहिद की बात भूलकर उससे भिड़ जाए। गुंडे कंफ्यूज हो रहे थे कि शाहिद की बात सुने या वेद को पीट डाले। वेद उन्हें लगातार उकसा रहा था, अरे मर्द के बच्चे हो तो आओ, हाथ लगाकर दिखाओ, डरो मत, एक बार मैं जान नहीं लूंगा, धीरे धीरे मारूंगा। कम ऑन, 1 2 3। कुछ मुश्तंडों के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से में वेद की तरफ ऐसे भागे जैसे अभी अभी मौत के घाट उतार देंगे। उनको देखकर पीछे रह गए लोग भी डंडे लेकर दौड़ पड़े और बस यहीं से वेद के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वाह, अब आएगा ना मजा, यही तो चाहिए था मुझे। वेद ने सबसे आगे पहुंचे गुंडे को सिर्फ 3 घूंसे और 2 किक में ढेर कर दिया। वो वहीं जमीन पर तड़पता हुआ और ढेर हो गया। इतने में ही बाकी सभी भी समझ गए कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक फाइटिंग मशीन है। वेद को लड़ने में मजा आ रहा था। वो जितने ज्यादा गुंडे अपनी तरफ आते देखता, उसके अंदर उतना ही जोश भर आता। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वेद ने पूरा कॉरिडोर लोगों की जिंदा लाशों से भर दिया। शाहिद ने यह सब देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसकी आत्मा हिल गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर अब लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसे याद आया कि वो पिछले 2 साल से लड़ा ही कहाँ था। यहां तक कि अपने पीक टाइम में भी अगर वेद से भिड़ता तो भी बुरी तरह पिटता। शाहिद को याद आया कि उसने अभी थोड़ी देर पहले वेद से कहा था, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन अब वही बात सोचकर शाहिद की टांगे थरथरा रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। पसीना पहुंचते हुए उसने सोचा, अब ये तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी कौन सी टांग दूं टूटने के लिए। वेद ने शाहिद के गुंडों को पलक झपकते ही धूल चटा दी और जब उसने देखा कि सारे गुंडे पस्त पड़ गए तो वेद ने शाहिद से कहा, ये किन लोगों को लेकर आया है तू? ये गुंडे हैं? ये तो खच्चरों की फौज है, सब डरपोक। ऊपर से तू भी बस खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। ना तेरे गुंडे लड़ पा रहे हैं ना तू। मैं तो कहता हूं तुम सब धंधा बदल लो, कोई दुकान वुकान डाल लो। शायद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो चुपचाप असहाय सा खड़ा रह गया। उसके मन में तो था कि ये गुंडे अच्छे अच्छों को नानी याद दिलाते थे, लेकिन भाई अब सामने तुझ जैसा फाइटर हो तो कोई खुद को मौत को मुंह झोंकना चाहेगा। लेकिन शाहिद ने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी और कुछ नहीं बोला। वेद उसे उकसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो चुपचाप ही खड़ा रहा और फिर कुछ देर बाद बस गर्दन झुकाकर वहां से चला गया। वेद चिल्लाया, अरे मेरी टांगे तो तोड़ कर जाओ। पर वो लोग बिना पीछे मुड़े चुपचाप बाहर निकल गए। वेद थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसे सभी को एक एक करके पकड़कर पीटने का बहुत मन था, लेकिन
फिर उसने देखा कि वहां कुछ लोग अभी बाकी थे। वेद की नजर उन सिल्वर ग्रे यूनिफॉर्म वाले लोगों पर पड़ी। वो लोग एचएफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल के वर्कर्स थे। वेद ने उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बोला, तुम लोग एचएफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल के हो ना? मैंने अभी अभी तुम्हारे बॉस को मोहित को पीटा है, आओ उसका बदला ले लो मुझसे। सारे वर्कर्स एक टक वेद को देखते रह गए। कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि उन सभी ने वेद को गुंडों को धो धो कर पीटते हुए देखा था। वे वर्कर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनके सामने वेद खड़ा ही ना हो। अब की बार वेद की नजर एक कोने में गई जहां मोहित का बाप लोकेश गुप्ता खड़ा था। उन्हें देखकर वेद के चेहरे पर बत्ती सी खिल गई। वेद ने उन्हें देखा और पसीना पोंछते हुए बोला, तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है, बाप होने के नाते बदला नहीं लोगे मुझसे। वेद ने चारों तरफ सभी को ललकार दिया था। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। क्या वेद की ललकार बदलेगी एक भयानक तकरार में? क्या सब मानेंगे अपनी हार, या फिर रॉयल क्लब में बहेगी खून की नदियां? क्या वेद की जीत उसे ले जाएगी इन सभी के मास्टरमाइंड तक? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम्हारे बेटे को मैंने पीटा है, बाप होने के नाते बदला नहीं लोगे मुझसे? वेद का यह सवाल सुनकर भी लोकेश एकदम शांत सा खड़ा था। फिर अगले ही पल वो आगे आया और आते ही उसने वेद का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मिस्टर वेद। तुमने बहुत सही काम किया मेरे बेटे की पिटाई करके। मोहित तो दिन रात बस गलत कामों में लगा रहता था। आज उसे एक सीख मिली है कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। तुमने बिल्कुल सही किया उसके साथ। थैंक यू। वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि बेटा वहां जमीन पर पड़ा हुआ करा रहा था, खून में सना हुआ था, और यहां उसका बाप उसके बेटे के दुश्मन को थैंक यू बोल रहा था। सभी लोग एक ही चीज सोच रहे थे, ये बाप है या दुश्मन? वेद को भी लोकेश गुप्ता की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने मोहित की ओर देखा जो नीचे गिरा पड़ा था, और फिर लोकेश गुप्ता से बोला, सच में गुप्ता जी आप सीरियस हैं? फिर तो अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे को और सबक सिखाना चाहूंगा। वेद की बात सुनकर मोहित बुरी तरह डर गया, लेकिन लोकेश ने बात को संभाला। अरे नहीं, आगे से ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप छोड़ दीजिए इसे। लेकिन वेद इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने फिर एक बार लोकेश गुप्ता को फोर्स किया, अरे आपसे संभलता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं तो बोलता हूं और हाथ साफ कर लेने दो मुझे, थोड़ा और सुधर जाएगा आपका बेटा। लोकेश अपने घुटनों पर बैठ गया और हकलाते हुए बोला, नहीं, ये आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा, और आपका जितना नुकसान हुआ है वो भी बता दीजिए, मैं सब लौटा दूंगा। अपने पिता को ऐसे नीचे बैठे देख मोहित का खून उबाल मार रहा था, लेकिन वो लाचार था, कुछ नहीं कर सकता था। अब उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी थी। वो मान बैठा था कि अब उसके पीछे कोई सहारा नहीं रहा। तभी उसने देखा कि उसके डैड ने 3 उंगली दिखाई और वेद से बोले, मैं आपको 300 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। वेद ने गर्दन हिलाई और मोहित की तरफ एक और लात मारने के लिए पैर उठाया। इतने में मोहित चीख उठा, कम ऑन डैड, अभी कंजूसी मत करो, 300 में नहीं मान रहा तो 500 करोड़ में बात खत्म करो। 500 करोड़? सबके सब चौंक गए। लोकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ वो वेद को बोलकर मोहित की जबान कटवा दे, लेकिन क्या कर सकते थे, खुद का ही खून था। उधर वेद फिर आंखों में आग लेकर बोल उठा, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसे और अच्छे से सबक सिखा दूंगा अगर। लोकेश ने झट से हाथ जोड़ लिया, मैं माफी मांगता हूं मिस्टर वेद, लेकिन मैं अभी इतने ही दे सकता हूं। वेद ने लोकेश को घूरा और तंज कसते हुए कहा, ये पैसे तुम मुझे नहीं दे रहे हो, ये मिशा कपूर के लिए। तुम्हारे बेटे ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए पेमेंट उन्हीं की फीस के मुताबिक होनी चाहिए। 300 करोड़ से क्या होगा? लोकेश समझ गया कि मुद्दा पूरी तरह मिशा के ऊपर आ गया है। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाना चाहा। वो तेज कदमों से मिशा के सामने पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मिशा जी, मेरे बेटे ने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और तहे दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन यह भी सच है कि इस वक्त मेरी हालत 300 करोड़ देने की भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ 200 करोड़ ही दे सकता हूं, प्लीज मान जाइए। वेद ने सिर पकड़ लिया। वो जानता था कि लोकेश चालाकी कर रहा है, इसलिए वो उसके पास जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही जिया ने सिर हिलाकर कह दिया, ठीक है 200 करोड़ ठीक है। लोकेश की आंखों में राहत की लहर दौड़ गई और उसे हैरानी भी हुई कि मिशा इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसने चुपके से वेद की तरफ देखा। वेद अपना सिर खुजला रहा था। फिर वो लोकेश की तरफ देखकर बोला, गुप्ता जी, जैसा मैंने कहा ये पैसे मेरे लिए नहीं, मिशा कपूर के लिए। अगर वो मान गई तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये पैसे मेरे लिए होते तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। लास्ट में वेद ने फिर एक बार मोहित की ओर देखा और कहा, अगली बार ये बात बिल्कुल मत भूलना कि किसी की इज्जत पर हाथ उठाना कितना महंगा पड़ सकता है। और फिर धीरे धीरे वो लोग वहां से जाने लगे, कुछ शर्मिंदा होकर तो कुछ डर के मारे कांपते हुए। वेद ने रुमाल से अपना पसीना पोंछा।
उसकी आंखों में तिकड़म वाली रोशनी चमक रही थी, जैसे कह रहा हो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो पार्टी पहले एकदम परफेक्ट चल रही थी, उसकी पूरी काया बदल चुकी थी। आजम और बोसा उसी रात मुंबई से भाग गए और जाते जाते उन्होंने कसम खाई कि जब तक वेद मर नहीं जाता वो मुंबई वापस नहीं आएंगे। सुमित भी जाने की तैयारी कर रहा था। उसे तो जैसे वेद के नाम से ही फोबिया हो गया था। वेद का नाम सुनते ही वो कांपने लगता था। सुमित को जाते देख बलवीर ने उसे रोकने की कोशिश की। राणा सर कल सुबह आ रहे हैं ना, भाग कहाँ रहा है? लेकिन सुमित ने ठान लिया था वो नहीं रुकेगा। वो जाते जाते बोला, सर के आने से पहले कहीं हम दुनिया को बाय बाय ना बोल दे। आधे लोगों को तो यह भी यकीन नहीं था कि गजेंद्र राणा वेद को हरा सकते हैं। बलवीर ने सभी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और धीरे धीरे सभी चले गए। वेद और जिया अब भी वहीं अंदर बॉक्स में बैठे थे। बलवीर सभी को छोड़कर वापस अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरी टेंशन छाई हुई थी। इसी बीच जिया ने बलवीर से कहा, मुझे लगता है मुझे मिस्टर वेद के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए और उनका जितना भी हिसाब होता है वो देकर मुझे होटल वापस जाना चाहिए। बलवीर का दिमाग घूम गया, पर वो वेद के सामने मिशा को कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसलिए उसने नकली मुस्कान के साथ वेद को देखा और झूठी हंसी हंसते हुए बोला, देख रहे हो वेद, मिस मिशा कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। पर मेरा ऐसा मानना है मिशा जी कि वेद आपके लिए बहुत लॉयल और आपकी सेफ्टी का इतने अच्छे से ध्यान रखता है। आपको इतना अच्छा बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं बल्कि बढ़ाना चाहिए। इन्हें लंबे समय के लिए बॉडीगार्ड रख लो, फायदे में रहेंगी आप। बलवीर मीठे शब्द बोलकर जिया को समझाना चाहता था कि वो क्या चाह रहा है, लेकिन जिया तो जिया थी, मिशा नहीं। वो अपनी मासूमियत में बोल पड़ी, लेकिन मैं कह रही हूं कि चुप रहो, बलवीर ने सख्त चेहरे के साथ कहा। और फिर जिया को आंख दिखाते हुए बोला, मैंने कह दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता, उल्टा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इनके साथ रहना चाहिए। वेद ने सिर घुमाकर तुरंत बलवीर की तरफ देखा। बलवीर एक पल को सकपका गया। वेद ने सरकास्टिक हंसी हंसते हुए बोला, मिस्टर बलवीर तो डर गए। बलवीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि वेद उसको घूरते हुए बोला, दरअसल बलवीर भाई को डर है कि मैं भाग जाऊंगा। उन्होंने मुझे संभालने के लिए पहले से कुछ लोग तैयार रखे थे। अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो उनका सारा प्लान बेकार नहीं हो जाएगा। बलवीर का चेहरा नीला पड़ गया, उसकी सांसें गले में अटक गई और उसने गुस्से में मिशा यानी जिया को घूरा। लेकिन फिर उसने सोचा ये मिशा नहीं हो सकती। वो घबराते हुए मन में बड़बड़ाया, मिशा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो इस प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं थी, इसलिए मिशा तो ये बात वेद को नहीं बता सकती। फिर किसने ये सारा प्लान बता दिया इसे? कौन है वो आस्तीन का सांप? बलवीर को ऐसे हक्का बक्का देख वेद ने खुद ही हंसते हुए बोला, चौंक गए ना कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया? क्या है ना कि मेरे पास कॉमन सेंस है। मैंने सिर्फ आइडिया लगाया कि आजम, सुमित ये सब तो मुझसे डरते हैं, लेकिन सिर्फ तुम मुझसे नहीं डरते। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पीछे जरूर किसी पावरफुल आदमी का हाथ है। और सच कहूं तो मैं उससे मिलने के लिए तुमसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। बस उम्मीद करता हूं कि वो वाकई में दमदार इंसान निकले, तुम लोगों की तरह उल्लू नहीं। बलवीर कुछ नहीं बोल पाया। उसका गला पूरी तरह सूख के रेगिस्तान बन चुका था। इतने में वेद उसे देखकर फिर एक बार बोला, और हाँ सुनो, घबराओ मत, अगले 2 दिन में मिशा की सेफ्टी के लिए उसके साथ रहूंगा। आखिर मैंने कमिटमेंट दिया है और मैं प्रोफेशनल हूं। कुछ कहना है इस बारे में? नहीं तो मैं मिस मिशा को लेकर होटल जा रहा हूं। एंड यस, यहां का बिल भरना मत भूलना। बलवीर फिर कुछ नहीं बोल पाया। वेद ने उसे देखा और फिर मिशा को लेकर वहां से निकल गया। लेकिन वेद अचानक दरवाजे पर जाकर रुक गया, जैसे उसे कुछ बहुत जरूरी बात याद आ गई हो। वो पलटा और खतरनाक मुस्कान के साथ बलवीर से बोला, दुआ करो कि तुम्हारा वो एक्सपर्ट मुझे हरा दे, वरना तुम जिंदगी भर मुंबई से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें पता है सब कुछ जानकर भी मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सब कुछ एक साथ कर देने में मजा नहीं है, मछली को तड़पते देखने में ज्यादा मजा आता है। वेद के जाते ही बलवीर गुस्से में सोफे पर धम्म से बैठ गया और उसने टेबल पर रखी सारी बियर और ग्लास जमीन पर फेंक दी। अचानक वेद फिर से वापस आया और दरवाजे से मजाक उड़ाते हुए बोला, ओहो हो, गुस्सा हो गए? मैं तो डर गया। सुनो ना बलवीर भाई, भागने की मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ओके? और फिर वेद मुस्कुराते हुए गायब हो गया। बलवीर के हाथ कांप रहे थे। उसने गुस्से में किसी को कॉल करने के लिए फोन निकाला और चिल्लाया, वेद अब बस बहुत हुआ तेरा ड्रामा। बलवीर की आंखें निकलकर बाहर आ गई जब उसने देखा कि वेद फिर से दरवाजे पर आ गया था। वेद इस बार शर्मिंदा होकर बोला, आई एम सो सॉरी, तुम कुछ बोल रहे थे? डिस्टर्ब कर दिया। वो मैं चेक करने आया था कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गया। वेद की नजर बलवीर के फोन पर थी।
बलवीर दांत पीसकर गुस्से से फोन जेब में डालकर बाहर निकल गया। बलवीर को लग रहा था कि उसका कलेजा फट जाएगा। ये बंदा है वो बंदर, बार बार उछल उछल कर वापस आ जाता है, चैन से बैठने में नहीं दे रहा, जीना हराम कर दिया इसने मेरा। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया और एक झटके में उसने दरवाजा खोला। बाहर खड़े सभी वेटर डर गए। वेटर उसे घूर रहे थे। बलवीर शर्म से लाल हो गया। उसने फिर एक बार चारों तरफ देखा कि कहीं वेद फिर से उसके पीछे वहां तो नहीं आ गया, लेकिन इस बार वेद सच में जा चुका था। बलवीर की सांस में सांस आई। वो वहां से जाने ही वाला था कि रुका। उसने देखा कि सभी लोग उसे देख रहे थे। उसने वेटर्स को घूरा और हार्श टोन में पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? एक वेटर ने भी ठंडे अंदाज में ही जवाब दिया, सर बिल भरना है आपको। बिल? हाँ ओके ठीक है, मैं अंदर बॉक्स पे जा रहा हूँ, वहीं ले आओ बिल। बलवीर ताव में बोला। बलवीर अंदर गया। वो पानी का घूंट लेकर बैठा ही था कि वेटर बिल लेकर आया और बोला, सर टोटल 1,26,112 रुपए। आप चाहें तो पूरा 1,26,00,000 दे दीजिए, हमने राउंड फिगर कर दिया है। बलवीर के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। वो आंखें फाड़ कर चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है? दर्जन भर बियर की 1,26,00,000। वेटर बोला, सर बियर के पैसे तो बहुत कम है, ये तो पेनल्टी है। बॉक्स की दीवार, कॉरिडोर की दीवारें और बाहर का दरवाजा, कॉरिडोर की लाइट सब टूट गई हैं। पूरा इंटीरियर बर्बाद हो गया सर। ये उस सब का खर्च मिलाकर है। दीवार में बड़ा सा छेद देखकर बलवीर का चेहरा लाल पड़ गया। तो दांत पीसते हुए बोला, वेद मैं तेरा खून कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वेद गाड़ी से होटल की तरफ निकल चुका था। उसे अचानक हिचकी आने लगी और वो हिचकी रुक ही नहीं रही थी। वो कौन याद कर रहा है मुझे? जरूर कियारा होगी। कियारा का नाम लेते ही वेद की हिचकी अचानक किसी जादू की तरह गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वेद ने देखा कि जिया ने कसकर अपना पेट पकड़ा हुआ था, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। वेद ने उसकी तरफ देखा और पूछा, ठीक हो? जिया ने भी हाँ में सिर हिलाया। होटल की पार्किंग में पहुंचने तक जिया का हाथ उसके पेट पर ही था। वेद ने उसे देखकर धीरे से कहा, आ गए, उतर जाओ आराम से। जिया खुद को संभालते हुए गाड़ी से उतर ही रही थी कि पेट पकड़कर कहते हुए नीचे गिर पड़ी। वेद तुरंत भागते हुए जिया के पास आया। जिया क्या हुआ, तुम ठीक तो? वेद ने जिया को अपने हाथों से उठाया, लेकिन अगले ही पल वेद के हाथ जिया के खून से लाल हो गए थे। गॉड, ये खून कैसे? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिर क्या हुआ जिया को? क्या वेद का यह खेल पड़ेगा उसी के ऊपर भारी, या फिर वेद जिया को बचा लेगा? कैसे हैंडल करेगा वेद इस सिचुएशन को? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी सिर्फ और सिर्फ पोकर एफएम पर। वेद ने जैसे ही जिया के पेट से खून निकलते देखा, उसके होश उड़ गए। वेद ने तुरंत बिना देर किए जिया को गोद में उठाया और अंदर लेकर भाग गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचकर वेद ने जिया को बहुत संभाल कर सोफे पर लिटाया और बोला, मैं कुछ करता हूं। जिया कुछ नहीं बोली, बस उसने चुपचाप कर दिया। वेद जानता था कि जिया को पूरी तरह चोट आई है। उसके दिल में गिल्ट था कि वो पहले क्यों नहीं पहुंचा, वरना जिया को इतनी चोट ही नहीं लगती। वो तो अच्छा हुआ वेद ने क्लब पहुंचकर ट्रीटमेंट कर दिया था, वरना जिया की जान जा सकती थी। लेकिन जिया की हालत अब भी नाजुक थी, इसलिए वेद ने जल्दी जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसे जैसे ही जिया का पेट देखा, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जिया के पेट पर सुमित के नुकीले जूते लगने की वजह से खून आ रहा था, पर उसके पेट के पास नीले काले निशान भी बने हुए थे। वेद की मुट्ठियां कस गई। अगर मुझे पता होता कि उस कमीने ने इतने जोर से मारा है तो मैं उसका सिर्फ हाथ नहीं, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देता। वेद ने सबसे पहले खून रोकने के लिए जिया के पेट में एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांध दी। फिर उसने देखा कि पेट के आसपास खून इकट्ठा होने से खून के क्लॉट्स बन गए। वेद के पास खून के क्लॉट्स हटाने के लिए सिल्वर निडल्स तो थी, लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं थी जिससे खून का बहाव ठीक हो सके। इसलिए वो अपने हाथों से ही जिया का पेट दबाकर जमे हुए खून के क्लॉट्स को हटाने लगा। जिया सोफे पर लेटी थी, उसका पूरा चेहरा दर्द से लाल था। शुरू में तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था, वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा और जिया शांत होती चली गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी गुलाबी था और कान पूरे लाल। वो वेद की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। दरअसल जिंदगी में पहली बार जिया किसी लड़के के साथ एक ही कमरे में रात बिता रही थी, और पहली बार कोई लड़का उसे बिना किसी रुकावट के छू रहा था। जिया के पेट में अब दर्द नहीं बल्कि तितलियां उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास है। वेद को देखते हुए जिया को लगा वो उसे रोक दे या रात भर रोके ही ना। उधर वेद के दिमाग में बस एक ही बात थी कि जिया अब उसके लिए उसके परिवार का पार्ट है, बहन है,
उसे चोट लगी, ये उसकी गलती है। इतने में जिया ने धीरे से वेद से कहा, वेद बस। वेद ने जिया का पेट देखा, निशान काफी हद तक गायब हो चुके थे। वेद ने चैन की सांस ली और बोला, अच्छा अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ, पीकर सो जाना। जिया ने हाँ में सिर हिलाया और संभाल कर बैठ गई। वेद ने पानी दिया और मुस्कुराकर कहा, आज रात आराम से सो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। सुबह 6 बजे मैं तुम्हें रायज़ादा हाउस ले जाऊंगा और फिर मिशा को ले आऊंगा। जिया ने फिर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जब उसने देखा कि वेद बिना पलक झपकाए उसे देख रहा है तो वो घबरा गई। ऐसे क्यों देख रहे हो? वेद दांत दिखाकर बोला, देख रहा हूं कि आज कितनी प्यारी और शरीफ लग रही हो, वरना तो हर वक्त तूफान बनी रहती हो। और सुनो, उस मोनिका के साथ कम रहा करो, वो तुम्हें बिगाड़ देगी। जिया ने मुंह फुलाकर कहा, ऐसी बात नहीं है, मोनिका ऐसी लगती है पर दिल की बहुत अच्छी है, वो बस प्यार जताना नहीं जानती। तुम्हें चिढ़ाती है लेकिन तुम्हें मानती भी बहुत है। वेद ने आंखें घुमाई, पता नहीं कितना मानती है, रोज तो लड़ती रहती है। खैर छोड़ो उसे, तुम रेस्ट करो। जिया उठी, 2 कदम चली और फिर वेद से बोली, एक बात बताऊं? वेद ने जिया की तरफ देखकर कहा, हाँ बोलो ना। जिया नजरें चुरा कर बोली, वो मेरा असली नाम जिया नहीं है, मेरा असली नाम शीतल है, तो मुझे आज से शीतल ही बुलाना, या शीतू भी चलेगा। वेद रुका और धीरे से बुदबुदाया, शीतू। जिया शर्मा गई, हाँ मेरा नाम शीतल शुक्ला, वो एक्चुअली मुझे ये नाम पसंद नहीं है इसलिए किसी को नहीं बताती, बस आप और मेरे मास्टर ही जानते हैं ये नाम, बाकी कियारा मोनिका कोई नहीं। वेद हैरान रह गया। अचानक वो चौंकते हुए बोला, जिया घबरा गई, क्या हुआ? वेद बिजली की तरह उसके सामने आ गया, उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारा नाम शीतल शुक्ला, क्या तुम वही शीतल शुक्ला हो? जिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, क्या? कौन? वेद ने उसे कसकर पकड़ लिया और फिर उसे हक करते हुए बोला, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिया हक्की बक्की रह गई, उसके चेहरे पर डर छा गया। वेद हंस पड़ा, अरे डर क्यों रही हो, आंखें बंद करो जल्दी। जिया का दिल तेजी से धड़क उठा, उसने धीरे से आंखें बंद की और मनी मन सोचने लगी, हे भगवान, ये तो मेरे बारे में पहले से जानता है, इसने मेरी आंखें क्यों बंद करवाई, क्या लेने वाला है ये? जिया आंखें बंद किए हुए धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक वेद ने उसके कान के पास एक चुटकी बजाई और बोला, अब आंखें खोलो। जिया ने आंखें खोली और चौंक गई, क्योंकि वेद के हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर एक गंदे से आदमी की हंसती हुई फोटो दिख रही थी। वेद ने पूछा, इसे पहचानते हो? जिया ने उस आदमी को गौर से देखा और फिर नाम में सर हिला दिया। वेद ने फोन की स्क्रीन जिया की ओर पास किया और कहा, ये तुम्हारा भाई है, गगन शुक्ला। जिया का चेहरा बदल गया, वो सन्न रह गई। क्या मेरा भाई? वेद पूरी एनर्जी के साथ उछलते हुए बोला, हाँ तुम्हारा भाई, वो थाईलैंड में था, उसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भी बोला था, मैंने तुम्हें ढूंढा भी लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, और देखो तुम तो यहीं मेरे साथ थी। असल में वेद जब वापस लौट रहा था तब गगन ने उससे अपनी बहन को ढूंढने की रिक्वेस्ट की थी। जिया की आंखों में आंसू भर गए, वो इमोशनल हो गई। तुमने उसे देखा है? वो कहाँ है? मैं उसे ढूंढती ढूंढती थाईलैंड तक गई थी। वेद को एक पुरानी याद उसकी आंखों के सामने घूम गई और वो सब समझ गया। हाँ, मतलब जब हम प्लेन में मिले थे, तुम और नागेंद्र थाईलैंड तुम्हारे भाई को ही ढूंढने जा रहे थे। जिया ने जोर से सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, सील चुराने का तो बस बहाना था, असली मकसद भाई को ढूंढने का था। वेद मुस्कुराया, किस्मत देखो, तुमने कहा था कि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हो और मैं जिसे तुम खोजने जा रही थी उसे पहले से जानता था। जिया सुबक सुबक कर रो पड़ी और रोते हुए बोली, बचपन से मौसी फूफा के साथ रही, उनका सरनेम ले लिया, फिर जब वो गुजर गए तो मैं अपने माँ बाप और भाई को ढूंढती रही, सालों लग गए लेकिन वो नहीं मिले। एक दिन कहीं से पता चला कि मम्मी पापा ने कुछ गलत काम किया था और वो थाईलैंड भाग गए थे। ये सुनकर मैं भी थाईलैंड गई और कोई सुराग नहीं मिला। मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन देखो आज पता चला कि तुम मेरे भाई को जानते हो। वो अब कैसा है, ठीक तो है ना? वेद ने जिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो अच्छा है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, कल मैं पक्का तुम दोनों भाई बहन की फोन पर बात करवा दूंगा। अभी बहुत देर हो गई है, सो जाओ, बाकी अपने माँ बाप के बारे में तुम कल उनसे डायरेक्ट पूछ लेना। जिया ने वेद के आगे हाथ छोड़ लिया, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, थैंक यू सो मच, मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। वेद ने जिया के हाथ नीचे किए और टोक दिया, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो, हम अपने हैं।
वैसे भी वो जो अभी मुंह फुला रही थी तुम, वो क्या था? जिया का चेहरा गुलाबी से टमाटर रंग का हो गया। उसे एहसास हो गया कि वेद समझ चुका था। आप बहुत बुरे हो। वो चिल्लाई और शर्म से भागकर कमरे में घुस गई। वेद पीछे खड़ा रह गया, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। अब मैंने क्या कर दिया? अरे मैं बुरा कैसे हो गया? सुबह 6 बजे वेद ने जिया को उठाया और उसे रायजादा हाउस ले आया। मिशा भी पूरी रात अच्छे से आराम करने की वजह से कंप्लीटली फ्रेश थी। मिशा को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि कल रात जिया ने उसके नाम पर पूरा रोल प्ले किया था, और ना ही नेहा को कुछ पता था। सबने साथ में नाश्ता किया, फिर वेद ने असली मिशा को गाड़ी से वापस एवरग्रीन होटल छोड़ दिया। सुबह 8 बजे से ही एवरग्रीन होटल को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। भारी पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी तैनात थी। होटल के गेट से लेकर सड़क तक एक लंबा मोटा रेड कार्पेट बिछा हुआ था। कैमरे लिए रिपोर्टर और हाथ में फोन और नोटबुक लिए चिल्लाते फैंस 3-3 लाइंस में खड़े थे। प्रेसिडेंशियल स्वीट में नेहा मिशा के कपड़े सेट करते हुए बोली, मैम 9:30 बजे वुमेन्स स्क्वायर मैगजीन का शूट यहीं शुरू होगा। ये कहकर नेहा जोर से छींकी। नेहा ने रुमाल से खुद की नाक पोंछी, फिर आगे बोली, दिन में 3 कमर्शियल शूट हैं, लंच का भी टाइम नहीं। और नेहा फिर एक बार और छींकी। शाम को 6 से 9 तक का इवेंट है, सुशील नहीं आ पाएंगे, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। और आशु को फ्लाइट पकड़नी है तो परफॉर्मेंस टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ा। नेहा की हालत देखकर मिशा ने उसे टिश्यू बॉक्स दिया और बोली, तुम्हें ठंड लग गई है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और खुद थोड़ा रेस्ट करो। नेहा ने नाम से हिलाया और नाक रगड़ते हुए बोली, डोंट वरी मैम, अभी मैं ठीक हूँ। अगर मुझे ज्यादा तबीयत ठीक नहीं लगी तो मैं आराम कर लूंगी। वैसे भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वेद पहली बार नेहा को देखकर थोड़ा इंप्रेस हुआ। उसने सोचा, कल रात ये लड़की श्यामला हिल्स पर लगभग बिना कपड़ों उसकी ठंड से बेहाल थी। इतनी लेट घर पहुंची और सुबह फिर काम पर तैयार। मानना पड़ेगा मिशा ने चुनकर इसे सेलेक्ट किया होगा। इतने में नेहा का फोन बज उठा। नेहा ने उठाकर हाँ किया और फिर मिशा से बोली, मिशा मैम, गेस्ट स्टार्स की गाड़ियां आ गई हैं। नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अंदर मिशा कपूर है। मिशा, आई लव यू। मिशा और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए नीचे जाने के लिए खड़े हो गए। मिशा ने बेहद खूबसूरत रेड गाउन पहना था जिसमें वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मिशा अपनी टीम के साथ नीचे रेड कार्पेट पर पहुंची तो उसने अपने दोनों हाथ उठाकर सबको वेव किया। वेद और नेहा मिशा के पीछे पीछे कुछ दूरी पर चल रहे थे। मिशा को अपने आगे धीरे धीरे चलते देख वेद एकटक उसे देख रहा था। नेहा ने सोचा वेद मिशा का फिगर घूर रहा है। वो गुस्से में बोली, अपनी आंखें संभालो मिस्टर। वेद ने नेहा को आंखें घुमा कर देखा और कहा, सच बता रहा हूं, मैं फिर से तुम्हें श्यामला हिल्स की चोटी पर छोड़ाऊंगा हवा खाने के लिए। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे फिर कल वाला ट्रॉमा याद आ गया। इतने में वेद फिर से मिशा को घूरते हुए बोला, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि स्ट्रेस में इस स्पीड से अगर ये मेरी लिविंग रूम में 2 चक्कर लगा दे तो 1 हफ्ते तक पोछा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिशा ने जैसे ही वेद की ये बात सुनी उसे चलते चलते ठोकर लगी और वो पलट कर गुस्से में शट बोली। उधर काली लग्जरी कार्स भी पहुंच चुकी थी जिनमें सारे स्टार्स बैठे हुए थे। अब चारों तरफ और भी ज्यादा शोर मच गया था। सारे कैमरे उन गाड़ियों पर तन गए थे और लोग पागलों की तरह गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, चिरंजीव सिंह, OMG, मेरी आइडल, लक्ष्य पटेल, भाई साहब कितना हैंडसम है, लीना पांडे, नंबर 1 स्टार। फैंस चिल्ला रहे थे लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ पकड़ कर पीछे धकेल रही थी। मिशा रेड कार्पेट पर चलकर उन स्टार्स के पास पहुंची और सबसे हाथ मिलाने लगी। ब्लैक ड्रेस पहने लीना पांडे मिशा का हाथ पकड़कर पूछा, मिशा, सुना था कल तुम्हारे कॉन्सर्ट में तुम्हारा बॉडीगार्ड डांस कर रहा था, ये तुम्हारे पीछे वही है क्या? सारे स्टार्स की नजर एक साथ वेद पर गई। सबने उसे 1 सेकंड देखा, फिर सबका मूड जैसे ऑफ सा हो गया। स्टार्स उसे देखकर मुंह बना रहे थे और आपस में फुसफुसाने लगे, ओह माय गॉड, कितना देहाती लुक है, ये तो कहीं से डेब्यू लायक नहीं है। बॉडी शेप गड़बड़, फीचर्स सिंपल, स्टार वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इतने बड़े इवेंट में ऐसे कपड़े पक्का ही इंडस्ट्री में नया है, गांव से आया लगता है। सबके चेहरे पर स्माइल थी और सब स्माइल के साथ धीरे बोल रहे थे ताकि उनकी आवाज मीडिया तक ना जाए, लेकिन वेद को सब सुनाई दे रहा था। और वेद ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था जो चुपचाप अपनी बेइज्जती झेले। उसने ऊब कर उबासी लेते हुए कहा, हेलो। सेलिब्रिटीज का पूरा ग्रुप अब वेद से चिढ़ गया था। दिन भर लोग इनकी तारीफ कर रहे थे, हर कोई इनकी खुशामद करता था, इसलिए इनका ईगो 7वें आसमान पर रहता था। लेकिन आज पहली बार किसी ने इनके मुंह पर ही इनकी इंसल्ट कर दी थी। सबने गुस्से में वेद की तरफ देखा, लेकिन जब बात करने की बारी आई तो सारे मिलकर भी वेद के सामने फीके पड़ गए। वेद ने एक एक को आईना दिखाना शुरू किया। देखो जरा अपने चेहरे, क्या एंटीक नमूने लग रहे हो सबके सब। चलो बताओ,
तुमने से किसने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई? हाथ उठाओ। प्लास्टिक सर्जरी की बात सुनकर सारे सेलिब्रिटीज सकपकाए हुए रह गए। कोई हाथ नहीं उठाया। लो, मतलब सबने करा रखी है ना? वेद ने ताना मारा। जब खुद ही आर्टिफिशियल हो तो दूसरे पर उंगली उठाने की हिम्मत कहां से आती है? वेद की कांटों जैसी बातें सबको चुभ रही थी। सारे स्टार्स शर्म से लाल पड़ गए। चेहरों पर इतना मेकअप चढ़ा रखा है, अगर सब मिटा दूं तो कितने हैं जो दुनिया के सामने अपना असली चेहरा दिखा पाएंगे? किसी ने कहा कि मैं डेब्यू करने वाला हूं। क्या सिर्फ एक्टर बनना ही कोई बड़ा अचीवमेंट है? अपने फैंस को असली चेहरा दिखाओ, फिर देखना कितने तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए तो जीना भी एक्टिंग बन चुका है। सेलिब्रिटीज गुस्से से तिलमिला गए। जो खुद को सबसे ऊंचा समझते थे, आज एक छोटे बॉडीगार्ड ने उन्हें नीचा दिखा दिया था। वेद का उसूल साफ था, पहले छेड़ो मत, लेकिन जो तुम्हें छेड़े फिर उसे छोड़ो मत। चिरंजीव सिंह ने गुस्से से कहा, निशा, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, हम इतनी दूर से तुम्हारे इवेंट में मदद करने आए हैं। जैसे ही वेद को यह बात सुनाई पड़ी, उसने धीमे से मुस्कुराया। वेद चिरंजीव की तरफ चलते हुए कहा, तो ठीक है, निकल जाओ। अगर बैन होने से नहीं डरते तो चले जाओ। तुम सब एक ही कंपनी के हो, आज तुम हेल्प कर रहे हो तो कल तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यही है इंडस्ट्री का अनरिटन रूल, और जो इसे तोड़ेगा वो जानता है कि इसकी कीमत क्या होगी। सारे स्टार्स के चेहरे सड़ा हुआ अंडा निकलने जैसा बन गया। गुस्सा तो सबको आ चुका था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी लीना पांडे के पीछे से एक आदमी आ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, यंग मैन, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे? आसपास खड़े फैंस को यहाँ क्या चल रहा है सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें तो बस दिख रहा था कि सेलिब्रिटी ग्रुप स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। अरे वो कौन है? ये क्या अजीब सा ड्रेस पहना है? भीड़ में किसी ने कहा, अरे वो एक्टर नहीं है, वो टाइगर दादा है, इंडिया का टॉप मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर, इंडस्ट्री के बेस्ट फाइट मास्टर। 5 साल पहले इन्होंने कंपटीशन में पूरे देश के बड़े फाइटर्स को हरा दिया था। भीड़ में बातें गूंजने लगे। कुछ लोग चिल्लाने लगे, दादा दादा। टाइगर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पुरानी कुंफू फिल्म का हीरो निकल आया हो। काले चमकदार बाल, जिन्हें लाल रिबन से बांध रखा था, काले रंग की रोब, सफेद कफ्स, सफेद ढीली पैंट्स और पैरों में स्नीकर्स। वेद ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। पूरा लुक न इंडियन था, न फॉरेनर, न देसी, न मॉडर्न, लेकिन सबसे अलग। टाइगर ने आते ही सबका ध्यान खींच लिया। वेद ने क्यूरियोसिटी से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप भी किसी के बॉडीगार्ड हो क्या? ये सुनते ही लीना पांडे का चेहरा तमतमा गया। वो चिल्लाई, हाउ डेयर यू, ये हमारे फाइट मास्टर हैं। इनके सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात भी नहीं है, और तुम इन्हें नहीं पहचानते? वेद ने सीरियस होकर कहा, अरे किस किस को याद रखूं? मास्टर्स तो मैं रोज देखता हूँ। कोई टीवी पर योगा सिखा रहा होता है, कोई कुकिंग करता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है। अब बताओ ये वाले मास्टर किस कैटेगरी के हैं? लीना गुस्से से लाल पड़ गई। तुम हमारे मास्टर्स को उन फेक लोगों से कंपेयर कर रहे हो? वेद ने हल्की मुस्कान लाकर कहा, अरे कम से कम उनके आउटफिट्स तो प्रोफेशनल लगते हैं। सब ट्रेडिशनल फाइटिंग शूज पहनते हैं, और ये मास्टर साहब यहाँ स्नीकर्स में घूम रहे हैं। थोड़ा तो थीम मैच करो भाई, वरना समझ कैसे आएगा कि फाइटर हो या डांसर? ये सुनकर टाइगर भी थोड़ा भड़क गया और गुस्से से वेद को घूरने लगा। लीना की भी पैनी नजरें वेद पर पड़ गई थी। तभी वेद का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने लीना पर एक नजर डाली और किनारे हटकर अपना कॉल देखा। स्क्रीन पर एक सीक्रेट इन्फॉर्मर का नंबर चमका। वेद ने तुरंत कॉल उठाया। हाँ बोलो, क्या बात है? फोन की दूसरी तरफ से इन्फॉर्मर की भारी सी आवाज आई, सर, आपके पेरेंट्स वाले केस में एक नया क्लू मिला है। आज के इवेंट में जो लोग हैं, उनमें से एक आदमी उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। वेद की आंखें चौड़ी हो गई। पक्का श्योर हो ना? बिल्कुल सर, हम वेरीफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते कि वो कौन है। इसलिए आप केयरफुल रहिए, क्योंकि वो आदमी वहीं कहीं हो सकता है, आपके आसपास। वेद ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। उसके चेहरे की हंसी अब गायब थी और जगह ले ली थी ठंडे गुस्से और सस्पिशन ने। वो लोगों को अब पहले जैसा नहीं देख रहा था। अब वो हर एक चेहरे। दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले एपिसोड चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करो कुकू एफएम स्टोरी। जिस चैनल पर 7300 से ज्यादा मेंबर हो, उसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले एपिसोड चाहिए तो सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं, इसीलिए आपको ले से और वॉइस वाला एपिसोड मिलता है। को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। टाइगर ने जब वेद को हैरान सा होता देखा तो उसे लगा कि वेद डर गया है। टाइगर मन ही मन मुस्काया। बस घूर कर देखा तो सारी हीरोगिरी निकल गई। ये तो बस शुरुआत है। लीना भी वेद से दोबारा उलझने को आगे बढ़ी, लेकिन टाइगर ने हाथ उठाकर उसे रोका। फिर वेद की तरफ मुड़कर शांत लहजे में बोला, क्यों हीरो, तुम्हारा नाम क्या है? वेद अपने ही ख्याल में गुम था।
टाइगर की आवाज सुनते ही मानो जैसे वो होश में आ गया। वेद ने मन ही मन सोचा, वो जो भी है उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन ऐसे परेशान हुआ तो हो सकता है उसे शक हो जाए। वेद दोबारा नॉर्मल होकर बिना झिझकते हुए बोला, पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? टाइगर मुस्कुराया, दादा, तुम जैसों के लिए यही मेरा नाम है। वेद ने आंखें सिकोड़ कर कहा, ओ अच्छा, तो फिर मैं आपको दादाजी बुलाऊंगा। वेद का जवाब टाइगर को चुभ गया। टाइगर के चेहरे पर गुस्से की झलक उभर आई, लेकिन इससे पहले कि टाइगर को जवाब देता, लीना गुस्से से चीखी, तुम्हें शर्म नहीं आती? टाइगर दादा को हम सब सच में दादा कहते हैं और तुम उनका मजाक बना रहे हो। उनकी आईडी पर भी यही नाम लिखा है, टाइगर दादा। वेद ने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे किसी एलियन को देख लिया। क्या? ऐसे कमाल के पेरेंट्स भी होते हैं क्या जो अपने बेटे का नाम दादा रख दें? वाह भाई वाह। टाइगर दांत पीसते हुए बोला, अपनी जबान को लगाम दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वेद के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। वो लीना की तरफ झुकते हुए कहा, अच्छा सुनो तो, अगर तुम्हारे दादा का नाम दादा ही है तो फिर तुम उन्हें दादा क्यों बुलाती हो? लीना का चेहरा तमतमा उठा। वो चीख पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है, बकवास बंद करो, मैंने तुमसे बड़ा घटिया इंसान नहीं देखा। असल में वेद बात को इतना आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन गलत के आगे झुकना उसने कभी सीखा नहीं था, और क्योंकि टाइगर सेलेब्स की तरफ से बोला था इसलिए यहां भी हारना वेद को मंजूर नहीं था। लोग शोर मचा ही रहे थे कि टाइगर ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। वो अब जरा भी गुस्से में नहीं दिख रहा था, बस आधी आंखें मिचमिचा कर वेद को देख रहा था। कुछ देर बाद टाइगर ठंडे लहजे में बोला, लड़के, तू अभी बच्चा है, सच्चे फाइटर को पहचानता नहीं है, इतना ऊंचा मत उड़, अगर किसी ने तेरे पर काटे तो सीधा नीचे आके गिरेगा। इतना कहकर टाइगर धीरे से आगे बढ़ा। उसने वेद के कंधे पर हाथ रखा और पीछे से उसकी पीठ पर हल्की सी टैप मारी। ये देखते ही लीना ने एक अजीब सी आवाज निकाली और साइड में देखते हुए मुस्कुराने लगी। इतनी अकड़ लीना में इसलिए थी क्योंकि वो टाइगर की ताकत को अच्छे से जानती थी। टाइगर सिर्फ उसके मास्टर ही नहीं, उसके अंकल भी थे। लीना ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। एक बार जब एक बदतमीज गुंडे ने उसे छेड़ने की कोशिश की थी, तब टाइगर ने उसे गले पर कराटे चॉप मारकर उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। उसके सामने कोई भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए जब उसने वेद को अब भी मुस्कुराते हुए देखा तो वो अंदर ही अंदर हंसी। हंस ले जितना हंसना है, रात होते हैं यही हंसी खून में बदल जाएगी। लेकिन वेद को जैसे किसी बात का डर ही नहीं था। वो बेफिक्री से हंसते हुए बोला, वाह, सच में तुम फाइटर निकले, लेकिन किस टाइप के फाइटर? डुप्लीकेट वाले या फिल्मों में हीरो से मार खाने वाले? चलो जरा दिखा भी दो आखिर क्या चीज हो तुम। इतना कहकर वेद ने भी बिना झिझके टाइगर के कंधे और पीठ पर उसी तरह थपकी मारी जैसे कह रहा हो टिट फॉर टैट। आसपास के फैंस को यह सब बहुत फ्रेंडली जेस्चर लगा। सबको लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया। दोनों हंसते बोलते कंधे थपथपा रहे थे। बड़ा नॉर्मल, बड़ा फ्रेंडली माहौल था। लेकिन तभी सीन अचानक बदल गया। वेद ने हंसते हंसते टाइगर के सिर पर 2 हल्के थप्पड़ लगाए और टाइगर का पूरा वेग उसके हाथ में आ गया। एक पल के लिए सब सन्न रह गए। वेद के चेहरे पर ऑकवर्ड सी हंसी फैल गई। उसने हाथ में पकड़े लंबे बालों की तरफ देखा, फिर टाइगर के चमकते सिर की तरफ। ओह, ये तो बंजर जमीन है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो इंसान अभी अभी मार्शल आर्ट्स मास्टर बनकर अकड़ दिखा रहा था, उसके सिर पर एक भी बाल नहीं। लंबे बहते बाल तो सब विक थे और वो भी इतने ढीले की हल्की सी थपकी में उड़ गए। टाइगर की आंखें लाल हो गई। वो अपनी इमेज को लेकर बहुत केयरफुल था। वो 40 साल की उम्र में बॉल्ड हो चुका था और तब से हर पब्लिक अपीयरेंस में विग पहनता था। सालों की मेहनत, सालों की डिस्गाइज, आज वेद से मिला 1 घंटा भी नहीं हुआ और सारा राज खुल गया। भीड़ में हंसी के ठहाके गूंज उठे। लोगों में काना फूसी होने लगी। टाइगर दादा की लंबी जुल्फें नकली थी, ये तो गंजे हैं। अभी तो ये किसी एंशिएंट हीरो जैसा लग रहा था, अब किसी पुराने फिल्म का गुंडा लग रहा है। वेद ने विग हाथ में पकड़ी, थोड़ी शर्मिंदा सी हंसी के साथ कहा, अरे भाई, सच में मेरा वो मतलब नहीं था, गलती से निकल गया। वैसे गंजे होने में कुछ बुरा भी नहीं है, शैम्पू का खर्चा बच जाता है और रोज कंघी भी नहीं करनी पड़ती। भीड़ फिर से हंसी से लोटपोट हो गई। टाइगर की आंखें इतनी फैल गई थी जैसे बाहर निकल जाएंगी। वो गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, लड़के, आज मैं तुझे यही मार दूंगा। वेद इस बात पर बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने माफी भी मांग ली ना। उसने वेग उठाकर कहा, लो, ये रहा तुम्हारा बालों वाला क्राउन, वापस पहन लो। लेकिन उसने विग उल्टा पहनवा दिया। अब चोटी आगे की तरफ थी और सारे बाल नीचे गिरकर टाइगर के चेहरे और सीने को ढक चुके थे। पूरी भीड़ कुछ पल को खामोश रही।
फिर अगले ही सेकंड सबकी हंसी और भी बुरी तरह फूट पड़ी। एक ने हंसते हुए कहा, अरे टाइगर दादा तो बिल्ली मौसी बन गया। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए, कुछ तो सीधे खड़े भी नहीं रह पाए। टाइगर सच में किसी हॉरर मूवी की फीमेल घोस्ट जैसा लग रहा था। पूरे हॉल में टाइगर का मजाक बन चुका था और ये बात टाइगर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी आंखों में मानो जैसे खून उतर आया हो। टाइगर ने कसकर अपने हाथ भींचे और वेद की तरफ आगे बढ़ा। टाइगर के सब्र का बांध टूट गया। क्या वो आगे बढ़कर वेद पर हाथ उठाएगा? क्या यह फाइट मास्टर अब वेद पर भारी पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले एपिसोड चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करो कुकू एफएम स्टोरी। जिस चैनल पर 7300 से ज्यादा मेंबर हो उसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले एपिसोड चाहिए तो सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं, इसीलिए आपको ले से और वॉइस वाला एपिसोड मिलता है। टाइगर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो मुट्ठी भींचकर वेद की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी लीना बीच में आ गई। उसने टाइगर का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, नहीं दादा, यहाँ बहुत लोग हैं, तमाशा हो जाएगा। टाइगर ने आसपास देखा, वहां कैमरा लेकर कई रिपोर्टर्स तैनात खड़े थे। टाइगर चुटकी में समझ गया कि लीना क्या कहना चाहती है। उसने अपना मुट्ठी कसा हुआ हाथ ढीला छोड़ दिया और वेद को गुस्से से घूरने लगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था। शायद डर, शायद एक सवाल। बड़े बड़े स्टार्स का ग्रुप अपने सामने का नजारा देखकर ऑकवर्ड हो गया था। असल में उन्हें भी हंसी आ रही थी, लेकिन कोई भी लीना पांडे को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए सब के सब बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर खड़े थे। टाइगर को ऐसे उबलते देख मिशा भी घबरा गई थी। वो वेद के कान में बोली, वेद तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ मुझे बचाने के लिए लाई हूँ, मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं। नेहा भी मिशा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ वेद, तुमने टाइगर दादा को नाराज कर दिया, अब जल्दी माफी मांग लो उनसे। वेद ने फिर सिर घुमाया, नेहा की तरफ देखा और बोला, क्या कहा? माफी मांग लो? तुम कौन हो जो मुझे दूसरों से माफी मांगने के लिए बोल रही हो? इतनी हिम्मत आई कहां से तुम में? नेहा तुरंत चुप हो गई। वो जानती थी कि अगर उसने वेद से एक शब्द और कहा तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी समय फोटोग्राफर्स बीच में आ गए। फोटोग्राफर्स की टीम में से एक आगे आया और पोलाइटली बोला, ग्रुप फोटो लेते हैं, सब लोग थोड़ा आगे आ जाएं, सिर्फ असिस्टेंट और सिक्योरिटी पीछे रहे। फोटो के नाम से टाइगर ने तुरंत अपनी विग पहन ली। आगे जाते हुए उसने वेद को देखकर धीमी आवाज से कहा, जो सिर्फ वेद को सुनाई दिया, तो तुम्हारा नाम वेद है। अच्छी मुलाकात हो गई तुमसे। अगर तुम कल तक जिंदा रहे तो मैं कल तुम्हारे आके घुटने टेक लूंगा। वेद हैरान हुआ, अरे तुम मुझे जानते हो? मैं इतना फेमस हूं क्या? लेकिन अफसोस मैं तुम्हें नहीं जानता यार। कोई नहीं दादाजी, तुम्हें थोड़ा और फेमस होना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोलूं, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है। तुमने मुझ पर डार्क फोर्स का इस्तेमाल किया, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी विग उठाई और तुम इतना चिढ़ गए। टाइगर का खून आग उगलने वाला हो चुका था, लेकिन फिर अचानक टाइगर हैरानी में पड़ गया। ये लड़का कैसे जानता है कि मैंने डार्क फोर्स इस्तेमाल की थी? और अगर ये जानता है तो इसने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इसके पास उस हिडन ताकत को रोकने का कोई तरीका है? या फिर क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में मुझे बताया गया था? टाइगर चौंक चुका था। वह हैरानी से एकटक वेद को देखे जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। हिडन डार्क फोर्स को सिर्फ वही रोक सकता है जिसके अंदर उससे भी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ हो। ये लड़का तो अभी 20-25 साल का ही होगा। इतनी सी उम्र में ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? नहीं, ये इतना पावरफुल नहीं हो सकता। जब इसकी पीठ पर मैंने हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने किसी लोहे की दीवार पर हाथ रखा हो। इस लड़के में कुछ तो अजीब है। और इसकी आंखें, ये आंखें मैंने पहले कहीं देखी हैं। टाइगर यही सब सोचते हुए अब भी वेद को घूरे जा रहा था। वेद ने उसे देखकर हंस दिया और बोला, उम्र और जेंडर का तो लिहाज करो, इतना घूर रहे हो, शादी करोगे क्या मुझसे दादाजी? टाइगर एक झटके से अपनी दुनिया से बाहर आ गया। उसने गहरी सांस ली, मानो कुछ तय कर लिया हो। वेद को देखकर धीमी मुस्कान के साथ वो बोला, अच्छा लगा तुमसे मिलकर मुझे। और टाइगर आगे बाकी स्टार्स के साथ फोटो खिंचवाने चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर वेद को देखा। उसकी नजरों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वहां स्टार्स का फोटो सेशन खत्म हुआ, सब एक एक करके अपने असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड्स के साथ होटल के अंदर जाने लगे। जाते वक्त सब लोग वेद को दया भरी नजर से देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि सबका यही मानना था कि टाइगर वेद को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
वहीं सबके जाने के बाद वेद आराम से मीशा के पास चलकर गया और बोला, मैं पहले ही कह देता हूं, अब मुझसे चूं चपड़ मत करना कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, क्योंकि मेरे सामने अगर कोई शाना बनेगा तो मैं उसे जमीन पर ही ला डालूंगा। क्या दिखावटी दुनिया है तुम्हारी, सब नकली है। नेहा मीशा का बगल में खड़ी थी और वेद की बात सुनकर तंग थी। पता नहीं ये कैसे मैम से इतनी बदतमीजी से बात कर लेता है और मैम चुपचाप सुन भी लेती है। दरअसल उस वक्त मीशा कुछ नहीं बोली क्योंकि भीड़ अब भी वही मौजूद थी। वो चुपचाप स्माइल करते हुए वहां से होटल की तरफ मुड़ गई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचकर मीशा अपने असली रूप में आ गई। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और गुस्से से चीख पड़ी। वो बुरी तरह तमतमाई हुई थी। वो वेद को देखकर फट पड़ी। चाहते क्या हो तुम? मुझे मरवाना चाहते हो क्या? तुम जानते भी हो हमारी इंडस्ट्री में टाइगर दादा का कितना नाम है। मुझे तो लगता है कि अब मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा। वेद शांति से सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर नारियल पानी पी रहा था। उसने नारियल पानी पीने के बाद निशाना लगाकर स्ट्रॉ डस्टबिन में फेंका और डकार लेकर मीशा से बोला, क्यों, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मीशा चौंक गई। उसका सारा खून जलकर काला हो गया और वो वहीं थक कर कुर्सी पर बैठ गई। नेहा ने खांसते हुए बीच में बोलना शुरू किया, वेद, मीशा मैम तुमसे सीरियस होने के लिए कह रही हैं। वेद ने नेहा की तरफ देखा और उसे उंगली उठाकर बाहर जाने का इशारा किया। जब बुलाऊं तब आना। मीशा गुस्से से चिल्ला उठी, वेद, नेहा मेरी असिस्टेंट है। वेद मुस्कुराया, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूं? वही है तुम्हारी असिस्टेंट, इसमें चीख क्यों रही हो? नेहा कांप गई और चुपचाप दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद वेद मीशा से बोला, अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? मीशा ने थक हार कर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और बोली, क्या बोलूं मैं, तुम मुझे पागल कर दिए हो। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलना चाहती। वेद खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, ओके, लेकिन अब अपनी इस बात को याद रखना क्योंकि मैंने तुम्हें बोलने का मौका दिया था। और फिर वेद बाहर की ओर जाते हुए बोला, तुम बस स्टार बनी रहो, अपने स्टारडम पर ध्यान दो, बाकी दुनिया के षड्यंत्र में मत फंसो, पकड़ी जाओगी। ये कहकर वेद बाहर निकल गया, लेकिन मीशा ये शब्द सुनकर कांप गई। उसके दिमाग में अचानक कुछ चलने लगा। वेद को कैसे पता? क्या वो जानता है कि मैं भी इस खेल का हिस्सा हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। बाहर कॉरिडोर में वेद अपने हाथ में चाबी लिए सीटी बजाते हुए मस्ती में चल रहा था। सीटी सुनकर टाइगर तुरंत बाहर निकला, जैसे किसी ने उसे ही सीक्रेट तरीके से बुलाया हो। लेकिन बाहर आकर टाइगर ने जैसे ही वेद के हाथ में वो चाबी देखी, उसकी नजर पूरी तरह बदल गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वेद ने भी टाइगर को चाबी देखते हुए देख लिया था, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करते हुए आगे बढ़ गया। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि आसपास के कई रूम से बॉडीगार्ड्स निकलकर बाहर आ गए और वेद को घूरने लगे। वेद ने उन्हें देख लिया पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। वेद मन ही मन गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 बॉडीगार्ड्स हैं। अच्छा है। वेद ने लिफ्ट नहीं खोली। वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा और नीचे बेसमेंट में पहुंचकर उसने एक सिक्योरिटी डोर खोला। दरवाजा खोलते वक्त उसने चाबी को जानबूझकर ऊंचा उठाया ताकि सबको साफ दिख जाए। फिर ऊपर बॉडीगार्ड्स और टाइगर को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, आओ जल्दी बच्चों, अंदर आओ। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो नीचे उतरे क्योंकि वेद के हाथ में जो चाबी थी वो इन सब को हासिल करनी थी। दरअसल ये चाबी कल रात जिया ने वेद को दी थी, लेकिन जिया ने वेद को ये नहीं बताया था कि ये चाबी किसी खजाने की थी। वेद मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे शक था, अब पक्का हो गया, टाइगर और ये सारे लोग उसी गिरोह का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, क्या मीशा भी इनमें शामिल है? वेद सिक्योरिटी रूम के अंदर चला गया। बॉडीगार्ड्स भी तुरंत उसके पीछे अंदर घुसे और उसे चारों तरफ से घेर लिया। सबसे आखिर में टाइगर आया। उसने दरवाजा लॉक कर दिया। रूम में सिर्फ एक टिमटिमाती रोशनी थी। टाइगर वेद को देखकर ठंडे आवाज में बोला, दोस्तों, सबसे पहले मुझे चाबी दे तो आप और ये बता, तुम्हें क्या पता है और बाकी किस किस को पता है? सच बता दो तो शायद मैं तुम्हें आसानी से मार दूं। वेद मुस्कुराया। उसने चाबी को अपनी उंगली पर घुमाया। पहले तुम बताओ, उस बॉक्स में आखिर क्या है? इतनी कीमती चीज क्या है कि 6 ट्रेंड बॉडीगार्ड्स और एक बूढ़ा मास्टर मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं? टाइगर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर बिना झिझके कहा, नेशनल ट्रेजर, राष्ट्रीय खजाने हैं उसमें, सब अनमोल सोना चांदी, पुराने ऐतिहासिक तलवारें, कीमती मूर्तियां और भी बहुत कुछ है। सबसे सस्ता सामान भी 100 करोड़ का है। पूरे बॉक्स की कीमत शायद
5,000 करोड़ से ज्यादा होगी। वेद की आंखें बड़ी हो गई। तुम ये नेशनल ट्रेजर स्मगल करने वाले हो? किसे बेच रहे हो ये सब? कौन है वो जो इतनी बड़ी रकम दे रहा है? टाइगर हंस पड़ा। बेचूंगा किसे? ये सब विदेशियों का ही है। हम तो उन्हें बस वापस लौटा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने ये सामान खरीदा था, अब वो अपना माल ले जा रहे हैं। हम सिर्फ कुरियर सर्विस कर रहे हैं। वेद ने बिना पलक झपकाए टाइगर की तरफ देखा। वेद ने सख्ती से पूछा, तुम्हारा मतलब यह है कि हमारे भारतीय खजाने असल में विदेशी लोगों के हैं? किसी ने हमारी धरोहर को बेच दिया और तुम उन्हें बाहर भेज रहे हो? तुम यहां मुंबई सिर्फ इन खजानों को बाहर भेजने के लिए आए हो? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने ये डील की? टाइगर ने कंधे उचकाए। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये चीजें किसी और ने खोदी और विदेशियों को बेच दी। हम बस मदद कर रहे हैं चीजों को असली मालिक के पास वापस भेजकर। और हाँ, मास्टरमाइंड कौन है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम आज के बाद किसी को कुछ बता ही नहीं पाओगे। वे तंज भरी हंसी हंसने लगा और बोला, यार बुड्ढे दद्दू, तुम्हारी सोच तो बहुत हिली डुली है। राष्ट्रीय खजाना मतलब क्या होता है? देश का खजाना ना। तो फिर कोई भी हमारे देश आकर खजाना ले जाए, चाहे उसने कितने ही पैसे क्यों ना दिए हों, यह हमारे देश का खजाना है। मतलब तुम लोग कितने गद्दार हो कि तुम्हारी अपनी ही चीजें लूटी गई और तुम चोरों की मदद कर रहे हो। तुम लोग इंसान हो या बेअकल पुतले हो? गुलाम हो गया उन विदेशी लोगों के। सारे बॉडीगार्ड शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगे। उन्हें अंदाजा तो था कि वहां कुछ गड़बड़ चल रही है, पर असलियत का खुलासा होने पर सब चौंक पड़े। लेकिन टाइगर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ताने भरे लहजे में वेद से कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर यह खजाना सदियों तक जमीन में दबा रहता तो मिट्टी के ढेर से ज्यादा क्या होता? कुछ नहीं। अब अगर कुछ लोग इन्हें निकाल कर बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो इनमें कुछ गलत नजर नहीं आता। और सुनो, मैं भी मजबूर हूं। मेरे ऊपर कुछ लोगों का कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज। अगर मैंने ये काम नहीं किया, खैर छोड़ो। वैसे मैंने तुम्हें यह सब कुछ सीधे सीधे बता दिया। मरने से पहले कम से कम तुमने सच तो जान लिया। वे ठिठक कर बोला, शुक्रिया तुम्हारा नहीं, तुम्हारी 8 पीढ़ियों का करना पड़ेगा जिसने तुम्हारे जैसा गद्दार बेटा पैदा किया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पूर्वज भी आसमान से स्पेशली धरती पर आएंगे तुम्हें नोचने के लिए, क्योंकि तुम अपने देश के साथ गलत कर रहे हो। टाइगर ने वेद को उंगली दिखाई और बोला, मुझे गद्दार बोल रहा है? तू गद्दार, तेरा बाप गद्दार। बस फिर क्या था? वेद के सामने सब कुछ फ्रीज हो गया। उसे अचानक वो सैकड़ों आवाजें सुनाई देने लगी जो हर वक्त उसके सपने में गूंजती थी। यह गद्दार का बेटा है, गद्दार है इसका बाप, मार डालो इसे। वेद को अपनी आंखों के सामने उसके जलते हुए माँ बाप दिखाई देने लगे जो तड़प रहे थे, लेकिन बस यही बोल रहे थे, भाग वेद, यहां से भाग जा बेटा। वेद का कलेजा चल उठा। उस आग की लपटें वेद को अभी भी महसूस हो रही थी। उसके बदन की हर एक नस तन गई। उसका शरीर गुस्से से फूलता जा रहा था। उसने बिना कुछ सोचे टाइगर को एक जोरदार पंच दे मारा और बोला, बाप पे मत जाना, मेरा बाप गद्दार नहीं था। टाइगर सन्न रह चुका था। वो जो इतना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था, वो वेद के मुक्के का सामना ही नहीं कर पाया। वो 1 मिनट के लिए सदमे में चला गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो आगे आया और वेद को घूर कर बोला, बेटा अब 1 और मिनट बर्बाद नहीं करूंगा, चुपचाप चाबी दे दे, वरना। क्या कहेगा आगे टाइगर? क्या वो वेद के अतीत को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा या चुपचाप वेद के सामने झुक जाएगा? क्या वेद उस खजाने की चाबी लेकर टाइगर को सौंप देगा या कुछ और ही चल रहा है वेद के दिमाग में? ये सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले एपिसोड चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करो कुकू एफएम स्टोरी। जिस चैनल पर 7,300 से ज्यादा मेंबर हो उसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले एपिसोड चाहिए तो सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं, इसीलिए आपको ले से और वॉइस वाला एपिसोड मिलता है। बेटा अब 1 और मिनट बर्बाद नहीं करूंगा, चुपचाप चाबी दे दे, वरना। टाइगर की धमकी ने वेद को और ज्यादा टफ बना दिया था। वेद ने अपने हाथ में चाबी को गोल गोल घुमाना शुरू किया और बोला, यह चाबी, आओ ले जाओ। टाइगर ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स की ओर हाथ हिलाया और सबको इशारा किया कि वो वेद से चाबी छीन ले, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। टाइगर ने भौहें चढ़ाई, सबको देखा और फिर ताली बजाकर इशारा किया। सबने देखा।
पर फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। टाइगर का दिमाग खराब हो गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और बोला, तुम सब अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या बोल रहा हूं मैं? इतने सारे बॉडीगार्ड्स में से एक हिचकिचाते हुए आगे आया और टाइगर से बोला, टाइगर दादा, क्या सच में हम भारत का खजाना उन विदेशी लोगों को दे रहे हैं? टाइगर गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है, और अगर फिर भी किसी को यह काम नहीं करना तो साफ साफ कह दो, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर उसके खामियाजे के बारे में अच्छे से सोच लेना। जानते भी हो मेरे ऊपर कौन है। एक फोन काफी है तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। चुपचाप पैसे मिल रहे हैं, काम करो। इतना सोचने के लिए बोला किसने? गधे कहीं के। सारे बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने आपस में कुछ तो इशारा किया, जिसके बाद किसी एक ने तुरंत हमला कर दिया। चाबी छुड़ाओ। वो बॉडीगार्ड बिजली की रफ्तार से वेद के हाथों की तरफ चपटा। सबको लगा अब तो चाबी मिल ही गई, लेकिन जैसे ही वो चाबी छूने वाला था, निशाना चूक गया और वह मुंह के बल नीचे गिरा। अब क्योंकि एक ने हिम्मत दिखा दी थी तो बाकी भी पीछे क्यों रहते? सब वेद की तरफ आगे बढ़े। फिर वेद ने एक दूसरे बॉडीगार्ड को भी छाती पर लात मारकर नीचे गिरा दिया। बॉडीगार्ड अपनी छाती पकड़कर चीखने लगा, ये मिशा का बॉडीगार्ड है, इसके अंदर इतनी ताकत। टाइगर वेद को हमला करते हुए चुपचाप देख रहा था। उसने सोचा, मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरे लोगों से कब तक लड़ेगा। वेद टाइगर के बॉडीगार्ड्स को एक के बाद एक पीटते जा रहा था। फिर जब एक गार्ड ने वेद को लात मारी, वेद के शरीर की सारी नसें एक साथ खड़ी हो गई। अब वो देखने में एकदम खूंखार खतरनाक लग रहा था। वेद ने एक बैक जंप मारी और दहाड़ कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। एक के बाद एक गार्ड्स को वेद जमीन पर गिराता चला गया। उसकी स्पीड ऐसी थी जैसे कुछ चीता हो। कुछ लोग वेद को पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर वो भी उछलकर दूर गिर गए। एक के बाद एक कुल मिलाकर 5-6 लोगों को वेद ने एक झटके में दूर उछाल दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर दीवार से टकरा गए। दीवार से टकराने की वजह से लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अब किसी में खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। बॉडीगार्ड्स की दीवार से टकराने की गूंज अभी भी उस तहखाने में गूंज रही थी। हवा में धूल ही धूल उड़ गई थी। सारे बॉडीगार्ड्स दर्द से कराह रहे थे और उनके बीच वेद किसी चट्टान की तरह सीधा खड़ा था। लेकिन एक बॉडीगार्ड जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी उंगलियां बड़ी मुश्किल से हिल रही थी। किसी को शक ना हो इसलिए उसने छुपते हुए अपनी कॉलर के पास एक बटन दबाया और एक हिडन कैमरा को एक्टिवेट कर दिया। अब वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, वेद का हर मूवमेंट, हर वार, हर चेहरा। कुछ ही सेकंड्स बाद उस बॉडीगार्ड की सांस थम गई, लेकिन वो छोटा सा कैमरा उसका मिशन पूरा कर चुका था। कहीं दूर किसी अनजान जगह पर एक मॉनिटर स्क्रीन पर लाइट्स झिलमिला उठी। काले कमरे में बैठे कुछ लोग ध्यान से स्क्रीन की ओर झुके हुए थे। टारगेट कंफर्म्ड, एक ठंडी आवाज आई। He is the one we have been searching for. Combat skills match the profile. और तभी दूसरी स्क्रीन पर वेद का चेहरा दिखाई दिया। चेहरे की स्कैनिंग शुरू हो गई। फेशियल रिकॉग्निशन मैच 99.8%। स्क्रीन पर एक और लाइट उभरी। सब्जेक्ट वेद, स्टेटस अलाइव। वो बॉडीगार्ड जिसने कुछ देर पहले दम तोड़ा था, ना टाइगर का आदमी था ना वेद का। वो तो किसी और ही मिशन पर भेजा गया मोहरा था। एक ऐसी ताकत, एक ऐसे मास्टरमाइंड का मोहरा जिसके बारे में वेद को अभी कुछ भी पता नहीं था। अपने साथियों को इस तरह देखकर बाकी के बॉडीगार्ड सहम कर अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। टाइगर की आंखें भी सिकुड़ गई। ये लड़का इतनी ताकत कैसे रख सकता है? जहां टाइगर वेद की पावर देखकर हैरान था, वहीं वेद अपने हाथ में ली हुई चाबी को देखकर हैरान हो रहा था। राष्ट्रीय खजाना, स्मगलिंग, ये सब किसी छोटे मोटे इंसान का काम नहीं है। इनके लिए ये चाबी अगर इतनी जरूरी है तो फिर इस चाबी से जुड़े राज भी उतने ही बड़े होंगे। इस सब के पीछे कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे कैसे भी करके इस सब के बारे में पता करना होगा। वेद बुरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसने नीचे गिरे लोगों की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, थोड़े से पैसों के लिए तुम लोग अब अपना ईमान भूल गए, अपने ही देश के साथ गद्दारी करने निकले हो। तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए, पर अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। तो तुम जैसे गद्दारों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ सच्चाई के मसीहा, बड़ी बड़ी बातें मत कर। टाइगर ने ठंडी नजर से वेद से कहा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर बोला, इससे डरो मत, ये एक मामूली इंसान है। तुम लोग मार्शल आर्ट्स कलाकार हो, इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जाओ और इसकी अकड़ तोड़ दो। बॉडीगार्ड्स वेद की तरफ जाने में थोड़े हिचकिचा रहे थे। उनमें से एक ने टाइगर से गंभीर चेहरे के साथ कहा, दादा मेरा ख्याल है कि आप आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी बॉडीगार्ड्स भी तुरंत सिर हिलाकर बोल पड़े, हाँ अच्छा आइडिया है दादा, आप ही जाइए। वेद की हंसी निकल गई। उसने तंज में कहा, चलो दादाजी अब तो आ जाओ मैदान में, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, कब तक पीछे छुपे रहोगे?
टाइगर का चेहरा गुस्से से सख्त था। उसने बॉडीगार्ड्स को घूरा और डांटते हुए कहा, दूर हटो, तुम सब नालायक हो, निठल्ले लोग हो। सारे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी डोर के पीछे खड़े हो गए। टाइगर शेर की तरह अपने शिकार की तरफ शांति से आगे बढ़ा और बोला, पूरे देश में किसी में इतना दम नहीं है कि वो मुझसे बदतमीजी करे, लेकिन तूने जो आज मेरी इंसल्ट की है उसके लिए तुझे 100 बार भी मारा जाए तो वो भी कम है। वेद ने हंसते हुए कहा, हाँ कहना है कुछ? टाइगर ने दया दिखाते हुए कहा, ठीक है बोल, क्या बोलना है? फिर लड़ाई और फिर तेरी मौत। वेद ने एक लंबी सांस ली और बोला, एक्टर्स को एक्शन सिखाते सिखाते तुम खुद डायलॉग बाजी सीख गए हो, लेकिन यहां कोई शूटिंग नहीं चल रही। मार भी असली पड़ेगी और चोट भी असली लगेगी। बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। टाइगर के चेहरे पर और ज्यादा खून सवार हो गया। बिना एक पल गवाए उसने अपने दाहिने हाथ से वेद के सीने पर एक जोरदार पंच दिया। वो पंच किसी हथौड़े से कम नहीं था। वेद ने अपना हाथ सीने पर रखा और हैरानी से टाइगर की तरफ देखा। अरे बाप रे, तू तो मेरा सीना फाड़ देगा दरिंदे। ये कहकर वेद कुछ कदम पीछे हटा। टाइगर ने फिर वही टेक्निक अपनाई। दूसरे हाथ से हमला करने का सोचा। वेद टाइगर को देखकर अपने कदम पीछे करते जा रहा था, लगातार पीछे। वेद पीछे हटते हटते दरवाजे तक पहुंच गया था। जैसे ही वेद की पीठ दरवाजे से टकराई, टाइगर ने हाथ खींचा और फिर एक जोरदार पंच वेद की ओर चढ़ दिया, पर वेद उस पंच से बच निकला। उसने अपना शरीर 3 इंच साइड में सरका लिया और टाइगर का हाथ दरवाजे पर इतनी जोर से टकराया कि दरवाजा तो धंसा ही था, साथ ही टाइगर का हाथ भी बेजान फूल सा लटक गया। टाइगर का चेहरा काला पड़ गया, आंखें फटने को हो गईं। वेद ने जब मुड़कर दरवाजे पर बने गड्ढे को देखा तो हैरानी से टाइगर की तरफ थम्स अप करके बोला, ओह माय गॉड, कमाल है, ये वाला तो मजेदार था। टाइगर नफरत भरी नजरों से वेद को टटोलने लगा। ये कमीना हिल कैसे गया? तभी वेद ने दरवाजे के गड्ढे में से टूटे नाखून का टुकड़ा निकाला और बोला, बहुत दर्द हुआ होगा ना? तू चाहे तो मैं तेरे हाथ में फूंक मार दूं। सारे बॉडीगार्ड्स की नजरें टाइगर के हाथ पर टिकी थी। अंगूठा छोड़कर हर उंगली से खून टपक रहा था। उंगलियां मुड़ी और टूटी हुई थी। इतने में कोई एक गार्ड फुसफुसाया, टाइगर दादा शायद घायल हो गए। वेद ने भोला सा अंदाज बनाया, सॉरी लेकिन मेरी गलती नहीं है। टाइगर हिम्मत मत हार यार, अभी भी मौका है। एक हाथ खराब हो गया तो दूसरा है ना, चल अब दूसरे से मुझ पर वार कर, मैं नहीं खिसकूंगा। टाइगर गुस्से से भड़क उठा, अगर तू मरना ही चाहता है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और ये बोलते ही टाइगर ने दूसरे हाथ की मुट्ठी कस ली और अचानक वेद के ऊपर छोड़ दी। लेकिन वेद फिर भी नीचे झुककर बच गया और एक बार फिर टाइगर का हाथ तूफान की रफ्तार से दरवाजे पर जा लगा। अब टाइगर का दूसरा हाथ भी लटक गया था। टाइगर ने हाथ खिसकाया और वेद की तरफ गुस्से में बोला, साले झूठे, तूने बोला था तू नहीं खिसकेगा। वेद ने मासूम सा चेहरा बनाया, यार सॉरी यार टाइगर, गलती मेरी है। एक्चुअली तेरा पंचिंग स्टाइल इतना तेज था कि मैं अनजाने में ही बच गया। सॉरी यार, चल एक बार और ट्राई कर, इस बार मैं नहीं भागूंगा पक्का। टाइगर गरज पड़ा, भाग यहां से, मैं बेवकूफ हूं क्या जो बार बार तेरा यकीन करूंगा। वेद ने गुस्से में दरवाजे पर पीठ टिकाई, दिल पर हाथ रखकर अपनी उंगली से गोल घेरा खींचा और टाइगर से बोला, सच में मार मुझे, और यहीं मेरे दिल पर मार, पूरी ताकत से मार, मैं नहीं हटूंगा। टाइगर ने दांत पीसे और वेद के पैरों के बीच में जोरदार किक मारने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने पैर उठाया वेद ने पलटकर उसे लात मार दी और एक मुक्का भी। टाइगर आगे झुक पड़ा, वो गिरकर नीचे जमीन पर लेट गया। टाइगर तू जिंदा है ना मेरे दोस्त, अभी हमें और लड़ना है। वेद जोर से चिल्लाया और उसने टाइगर को उठाकर बैठाया। टाइगर की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने खुद को संभाला और वेद को नफरत से देखते हुए बोला, झूठे मक्कार इंसान। टाइगर को काफी लग गई थी, वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसके हाथ पैर मुंह सब हिल चुके थे, उसके हाथों से लगातार खून बह रहा था। वेद ने टाइगर की ओर देखा और मासूमियत से कहा, देखा मैंने वादा पूरा किया, मैं हिला नहीं, पर इस बार गलती तेरी है। मैंने कहा था कि मैं भागूंगा नहीं, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं बिना जवाब दिए खड़ा रहूंगा। मैं कोई बाजा थोड़ी हूं, और ऊपर से कहां मार रहा था तू? हाँ? वेद ने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और उनसे पूछा, तुम लोग बताओ किसकी गलती है? वहां खड़े बॉडीगार्ड्स ट्रेन्ड मार्शल आर्ट्स थे। वो वेद को देखकर अब तक समझ चुके थे कि वेद भी मार्शल आर्ट्स गहराई से जानता है। टाइगर जैसे बड़े मास्टर को इतनी बुरी हालत में देखकर उनका दिल दहल चुका था। वो हामी भरते हुए बोले, मिस्टर वेद सही बोल रहे हैं, टाइगर दादा की गलती है। टाइगर आप इतने सीनियर हैं, आप कैसे रूल ब्रेक कर सकते हैं? और मिस्टर वेद हमारे आइडल हैं। टाइगर गुस्से में नीला पड़ गया।
उसने उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और खून उगलते हुए बोला, तुम कमीनो, यहां से बाहर जाकर मैं तुम्हारा हिसाब करता हूं, कहीं काम नहीं मिलने दूंगा तुम्हें। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पर वेद हंसते हुए टाइगर की तरफ झुका और बोला, क्या कहा? यहां से बाहर जाकर? तुम्हें यहां से बाहर जाने देगा कौन टाइगर? वेद की यह बात सुनकर टाइगर की सांस फूल गई। आखिर क्या प्लान था वेद का? क्या वेद खजाने की चाबी दे देगा? क्या होगा जब टाइगर का मकसद पूरा नहीं होगा? कौन है ये टाइगर के ऊपर? क्या वेद उस तक पहुंच पाएगा? क्या यही मास्टरमाइंड है वेद का असली दुश्मन? और जब उसे ये सब पता चलेगा तो क्या वो वेद के सामने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को सबसे पहला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो कुकू एफएम स्टोरी। जिस चैनल पर 7400 से ज्यादा मेंबर है उसे ज्वाइन कर लो सबसे पहले एपिसोड के लिए। सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी किया है, इसीलिए आपको देर से एपिसोड मिलता है। कुकू एफएम स्टोरी सर्च करने पर जिस चैनल पर 7400 से ज्यादा मेंबर्स हो उसको ही ज्वाइन करें। यहां से बाहर जाकर? तुम्हें यहां से बाहर जाने कौन देगा टाइगर? वेद की ये धमकी सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वेद की ताकत का नमूना आप सब देख चुके थे। टाइगर का नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में गूंजता था, उसकी कॉम्बैट स्किल्स, उसका रुतबा सब जानते थे। और यहाँ वेद टाइगर से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके लिए टाइगर बस कोई मामूली सा गुंडा हो। टाइगर ने खून थूकते हुए हंसकर कहा, तू मुझे मारेगा वेद? मुझे? तुझे अभी तेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं खानदानी मार्शल आर्टिस्ट हूँ, नेशनल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का छोटा भाई हूँ। आर्म्ड फोर्सेस में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया जाता है और पूरे इंडिया में 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स का चीफ ट्रेनर हूं। ये 1-2 हाथ यहां वहां चलाकर ऐसा मत सोच कि तू जीत गया, तू जानता भी है किससे भिड़ रहा है। टाइगर की इस बात पर वेद ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। यार ये फिल्मी स्टार्स के साथ काम करते करते तुम खुद फिल्मी हो गए हो। मूव तो तुम्हारा एक भी ढंग से लैंड नहीं कर रहा था, लेकिन डायलॉग बाजी में कोई कमी नहीं है। मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर तूने मुझे मार दिया तो तेरा क्या अंजाम होगा ये तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अपने इन छोटे मोटे पैंतरों से तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बस बचकानी बातें करता रहे, टाइगर ने हाफते हुए कहा, और वेद उसकी बात पर जोर से हंस दिया। तो तुम्हें लगता है कि मेरे लिए तुम्हें मारना मुश्किल है? हाँ, क्या करूं तुम्हारा? वेद मुस्कुराते हुए आगे आया और अचानक उसने एक जोरदार पंच टाइगर को दे मारा। टाइगर चीख पड़ा। पंच इतना पावरफुल था कि टाइगर लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरा और धड़ाम की आवाज के साथ सेफ्टी डोर से जा टकराया। वेद बेखौफ होकर टाइगर के पास झुका। टाइगर खून की उल्टी करने लगा। कुछ पल बाद टाइगर सेफ्टी डोर पकड़कर जैसे तैसे खड़ा हुआ, चेहरे से खून पोंछा और लड़खड़ाते हुए वेद से बोला, बेवकूफ लड़के, ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दे कि तू मुझे कमजोर करके मुझे हरा सकता है या मेरी जान ले सकता है। तूने किसी को जान से मारा है कभी? दम है तो मार मुझे, मार मुझे। बैंग! वेद ने फिर एक मुक्का मारा, पहले से कहीं ज्यादा जोर से, लेकिन सिर्फ टाइगर को डराने के लिए यह मुक्का वेद ने उसके कान के पास से निकाल दिया। पंच इतना तेज था कि सेफ्टी डोर में गहरा छेद हो गया। कुछ बॉडीगार्ड्स तो डर से चीख पड़े। टाइगर का चेहरा फीका पड़ गया। मुक्के की हवा उसके कानों के पास से इतनी तेज सनसनाई की लगा जैसे किसी ने उसका कान काट लिया हो। अब टाइगर को समझ आ गया था कि वेद से जीतना उसके बस की बात नहीं है। वेद मुस्कुराया और बोला, कैसा लगा? तुझे मारना मेरे लिए किसी चींटी को मारने जैसा है। चाहे तेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे तू 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे या पानी पूरी बेच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तू एक 2 कौड़ी का ही इंसान रहेगा, एक गद्दार इंसान। टाइगर वेद की बातें सुनकर फटी आंखों से उसे देखता रह गया। फिर टाइगर की निगाहें ऊपर की तरफ गई, बॉडीगार्ड्स की ओर। वेद ने भी ऊपर देखा और टॉन्ट मारा, अबे तुम सब मजे ले रहे हो? सिनेमा देखने आए हो क्या? पॉपकॉर्न चाहिए? दादाजी, यह है तुम्हारी ट्रेनिंग? मतलब तुमने उन 1 लाख लोगों को भी बेड़ा गर्क कर दिया होगा। डर के मारे बॉडीगार्ड्स कांपते हुए बोले, गुस्सा मत होइए वेद साहब, हम चले जाएंगे, हम भूल जाएंगे यहाँ क्या हुआ। वेद के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कुराहट आई। अभी के अभी निकल लो, 30 सेकंड के बाद जो भी मेरी आंखों के सामने रह गया वो टाइगर के साथ यहीं रुकेगा। ये सुनते ही बॉडीगार्ड्स ऐसे हड़बड़ा कर भागे जैसे उनके बीच किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, और पलक झपकते ही सब गायब हो गए। सभी लोगों के जाने के बाद वहां एक सन्नाटा सा फैल गया, और फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक टाइगर के चेहरे का हाव भाव बदल गया।
उसने लड़खड़ाते हुए वेद की तरफ देखा और झुकते हुए बोला, वेद, यू आर ट्रूली अ मास्टर। तुम्हारे नाम और फाइटिंग स्किल्स के बारे में बहुत सुना था, और जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया है। वेद टाइगर का यह अचानक से बदला हुआ रवैया देखकर हैरान रह गया। इसके बॉडीगार्ड्स क्या गायब हुए, ये तो सिक्के की तरह पलट गया। ये इसका कोई नया खेल है क्या? वेद ने गंभीर सी आवाज में टाइगर से कहा, तुम कौन हो? पहले तो एक गद्दार और देशद्रोही बन रहे थे, और अब अचानक ये शराफत का नाटक किस लिए? टाइगर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरा असली नाम प्रताप है। मैं सीक्रेट फोर्स का मेंबर हूं, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो। टाइगर ने अपनी जेब से सीक्रेट फोर्स का बैज निकालकर वेद को दे दिया। बैज देखते ही वेद को सब समझ आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओए यार, अगर ऐसा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा इतना सब हुआ। दोस्तों, अगर बताने में थोड़ी और देर करते तो शायद जिंदा ही नहीं बचते। टाइगर ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ आने से पहले मुझसे कहा गया था कि तुमसे मिलने के बाद प्रोफाइल में लो प्रोफाइल रखो। दुश्मन चालाक है, उसे शक हो सकता है, और सही मौके पर ही तुम्हें सब कुछ बताऊं। साथ ही मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि जितना ताकतवर तुम्हें लोग कहते हैं, उतने तुम असल में हो या नहीं। सीक्रेट फोर्स तुम्हें अपने साथ क्यों शामिल करना चाहता था? अब अच्छे से समझ आ रहा है। वेद ने एक पल खामोशी से टाइगर को देखा और फिर बोला, ठीक है, पहले मैं तुम्हारा खून बहना बंद करता हूं। टाइगर ने हंसते हुए कहा, मामूली चोट है, सिर्फ ऊपर ऊपर लगी है, सह सकता हूं। वेद ने अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, बात यह नहीं कि तुम सह सकते हो या नहीं, बात यह है तुम डरावने दिख रहे हो। अगर ऐसे बाहर जाओगे तो लोग देखकर डर जाएंगे। अब टाइगर समझ गया कि जिन लोगों से उसने वेद के बारे में सुना था, वो वेद से प्यार और नफरत दोनों क्यों करते थे। वेद जितना स्किलफुल था, उतना ही मुंहफट भी। वेद ने अपने सिल्वर निडल्स निकाली और पहले टाइगर के सिर पर और फिर सीने पर 4-4 जगह इंसर्ट कर दी, ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर वेद ने टाइगर की उंगलियों को पकड़कर कहा, हड्डी सीधी कर रहा हूं, दर्द होगा, सहना पड़ेगा। टाइगर हंसा, अरे मैं तो जिंदगी में कितनी बार घायल हुआ याद नहीं। एक बार तो मेरी टांग टूट गई थी, लेकिन आवाज तक नहीं निकली। बोलते बोलते टाइगर अचानक से जोर से चीख दिया। वेद ने अचानक टाइगर की उंगलियों को झटके से खींचा और दर्द से टाइगर चिल्ला उठा। फिर वेद ने टाइगर के कलाई को घुमाया और अलाइनमेंट ठीक किया। जोड़ वापस जगह पर आने तक टाइगर का चेहरा पीला ही पड़ गया था। दर्द इतना था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वेद ने टाइगर का पीला सा चेहरा देखा और हंसते हुए बोला, क्यों, अब आ गए ना लाइन पर? अरे कभी मेरे सामने तुर्रम खान मत बनना, वरना और बुरी हालत होगी। 2-4 दिन आराम के बाद तुम्हारा दायां हाथ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। टाइगर ने वेद की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे आगे तो कोई तुर्रम खान नहीं बन सकता। चलो, अब उम्मीद है कि तुम हो तो ये काम आसानी से हो जाएगा। वेद ने मुंह बनाया, इसमें इतना मुश्किल क्या है? चाबी मेरे पास है, बताओ क्या करना है। इतना आसान नहीं होगा। टाइगर ने गहरी सांस ली। इस मिशन में सीक्रेट फोर्स की कई पीढ़ियों के एजेंट शामिल रहे हैं। कुछ पुराने एजेंट्स ने राष्ट्रीय खजानों का पता लगाया और उसे रॉयल बैंक में सुरक्षित रखा, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से विदेशी ताकतें उन्हें चुराने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए हमने कई साथी खोए, जिसमें हमारा गोल्डन सीक्रेट एजेंट भी था। गोल्डन सीक्रेट एजेंट सुनते ही वेद की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अचानक उसका अतीत उसके सामने आ गया। उसने थोड़ा लड़खड़ाते शब्दों में कहा, गोल्डन सीक्रेट एजेंट मतलब कि विक्रम कपूर? ये सुनते ही टाइगर के चेहरे के रंग उड़ गए। वह हैरान सा वेद की तरफ देखने लगा और बोला, ये तुम कैसे जान गए? वेद का मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस बर्फ की तरह वहीं खड़ा रहा। उसके मन में उसके माँ बाप की चीखें गूंज उठी। वेद, चला जाए यहां से बेटा, भाग जाए यहां से। मार डालो इन्हें, सब जलाकर राख कर दो, खत्म कर दो इन गद्दारों को। वेद ने मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी आंखें पूरी नम हो गई। टाइगर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने वेद की आंखों में देखा और बोला, कहीं तुम सच में वो तो नहीं, विक्रम कपूर के बेटे? वेद ने सिर हिलाया, एक लंबी आह भरी और कहा, हाँ, वही बेटा जिससे उसका बचपन छीन लिया गया और माथे पर लिख दिया गया, गद्दार का बेटा। देश के लिए वफादार मेरे माँ बाप पर झूठे आरोप लगाए गए। टाइगर कुछ पल तक बस खामोश रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेद ही विक्रम कपूर का बेटा निकलेगा। उसके लिए ये एक बड़े झटके जैसा था। यहाँ एक तरफ वेद की हकीकत जानकर टाइगर मानो सदमे में चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ इस हकीकत से अनजान कियारा के मन में वेद को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे थे। रायजादा हाउस में रूम का माहौल अब भी टेंशन से भरा हुआ था। चिया बेड पर पड़ी थी। उसके हाथ,
पैरों पर चोट के निशान थे, चेहरे पर थोड़ी सूजन थी और कमर के आसपास भी घाव बने हुए थे। कियारा ने जिया के पास आइस पैक रखा। वो जिया से इस सब के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जिया का चेहरा बस एक ही बात कह रहा था, मुझसे मत पूछो। जिया देखो, मुझे बताओ क्लब में क्या हुआ था, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? कियारा ने बड़े ही इत्मीनान से पूछा, लेकिन जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस वहां कुछ लोगों से मारपीट हुई और मुझे वेद ने बचा लिया, मुझे इतना ही याद है। लेकिन कियारा को शक था कि ये पूरी कहानी नहीं है। उसके अंदर का इंट्यूशन चिल्ला रहा था, कुछ तो छुपा रही है ये लड़की। वेद को लेकर अब कियारा के मन में सवाल घर कर रहे थे। अगर आप लोगों को सबसे पहला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो, जैसे कोई भी खतरा उसे छू भी नहीं पर सकता। 7400 से कियारा ज्यादा उठ नंबर कर है, गई उसे ज्वाइन कर और लो उसने सबसे खिड़की से पहले बाहर एपिसोड देखा। के लिए। रात का वक्त सारे था, लेकिन चैनल वेद की वाले गाड़ी यही अब से तक पार्किंग से एपिसोड गायब कॉपी थी। किया है। कियारा ने मनी मन सोचा, देर से एपिसोड हर मिलता जगह है। हर किसी को कुकू बचा FM लेते हो, स्टोरी सर्च करने पर तुम्हें खुद भी कभी जिस एक चोट चैनल नहीं पर लगती। 7400 से ज्यादा और ये members सारी हो, मुसीबतें तुम्हें ढूंढती उसको हुई ही आखिर ज्वाइन आ करें। कैसे जाती हैं? वेद, तुम आखिर हो कौन? कियारा ने गहरी सांस ली। एक बार फिर जिया की तरफ देखा। जिया की हालत फिर से देखकर कियारा के मन में ये शक और गहरा हो गया, ये वेद नॉर्मल नहीं है, कुछ तो ऐसा है इसके बारे में जो मैं नहीं जानती। लेकिन अब बहुत हुआ, चाहे जो हो जाए मैं वेद की असलियत जान कर रहूंगी। वहां टाइगर संभलते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वेद से बोला, वो बॉक्स जिसकी ये चाबी है रॉयल बैंक में जमा है, उसे वहां से निकालना होगा, क्योंकि अब वो बॉक्स वहां सेफ नहीं है। मैं यह काम खुद करने वाला था, लेकिन अब यह तुम्हें करना होगा वेद, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और तुमने मेरी जो हालत की है उसके बाद मैं इस मिशन पर तुरंत नहीं जा सकता। वेद ने अपने होठ दबा लिया और बोला, अरे दद्दू, मेरा टेस्ट तो आपको ही लेना था, तो अब रिजल्ट भी आपके सामने है। खैर, मैं ये बॉक्स लेने बैंक चला जाऊंगा, तुम अपना प्लान फॉलो करो, मेरी फिक्र मत करना, जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा। टाइगर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मेरी भतीजी लीना भी सीक्रेट फोर्स है, उसकी उम्र 23 है, नाम भी मशहूर है और खूबसूरत भी है, और सबसे बड़ी बात, उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वेद से इंप्रेस होकर टाइगर अपनी भतीजी का जिक्र उससे कर रहा था कि वेद ने अचानक टाइगर के माथे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और बोला, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, हम पर किसी की भी नजर हो सकती है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। टाइगर दीवार से जा टकराया, उसने अपना माथा पकड़ लिया, फिर थोड़ी झिझक के साथ कराहते हुए टाइगर बोला, गुड आइडिया, पर मुझे बता तो देते, मैं तैयार ही नहीं था। अरे यार, ये पंच की क्या जरूरत थी, बेहोशी करने वाला था वो निडल से आराम कर। इससे पहले कि टाइगर अपनी बात पूरी कर पाता, वेद ने उनके माथे पर दूसरी तरफ एक और मुक्का ठोक दिया। टाइगर वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वेद ने झुककर टाइगर को देखते हुए कहा, सॉरी यार दत्तू, वेद का तरीका थोड़ा हट गया। और ये कहकर वेद चाबी उछालते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। राष्ट्रीय खजाना, रॉयल बैंक, चलो देखते हैं आखिर ये कितना मुश्किल है। आखिर क्या होगा रॉयल बैंक में? क्या वेद ये काम कर पाएगा, या कोई नया तूफान उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, या फिर क्या ये चाबी खोलेगी वेद की मंजिल का ताला? राष्ट्रीय खजाना और उसके पीछे लगे हुए देशद्रोही, क्या देश के दुश्मन ही हैं वेद के असली दुश्मन? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को सबसे पहला एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करो। कुकू एफएम स्टोरी जिस चैनल पर 7400 से ज्यादा मेंबर है, उसे ज्वाइन कर लो सबसे पहले एपिसोड के लिए। सारे चैनल वाले यही से एपिसोड कॉपी किया है, इसीलिए आपको देर से एपिसोड मिलता है। कुकू एफएम स्टोरी सर्च करने पर जिस चैनल पर 7400 से ज्यादा मेंबर्स हो, उसको ही ज्वाइन करें। वेद के पास जो चाबी थी उसमें रॉयल बैंक का लोगो बना था और साथ ही उसमें एक कोड भी लिखा था, 763। वैसे तो मुंबई जैसे बड़े शहर में रॉयल बैंक की एक दो नहीं बल्कि कई ब्रांचेस थी, लेकिन फर्क यह था कि सिर्फ एक ब्रांच ऐसी थी जहां सेफ डिपॉजिट सर्विस दी जाती थी, और वो थी जिमी रोड वाली मेन ब्रांच। इसलिए वेद को खजाने का बॉक्स लेने उसी ब्रांच में जाना था। वेद के लिए रॉयल बैंक में आना कोई नई बात नहीं थी, वो रॉयल बैंक से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसके खुद के लाखों करोड़ों रुपए वहीं जमा थे, और यही रीजन था कि बैंक का हर बड़ा ऑफिसर वेद को अच्छी तरह जानता था। इसलिए जैसे ही वेद ने बैंक के अंदर कदम रखा, लॉबी मैनेजर तुरंत मुस्कुराते हुए आगे आया। मिस्टर वेद, आप फोन कर दिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? वेद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ में चाबी का टैग ऊपर उठाया। मैनेजर ने तुरंत वो टैग देखा और झुक कर बोला, दिस वे सर। वेद उस वक्त एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता था, वो जल्द से जल्द काम निपटाना चाहता था।
चलते वक्त दोनों वीआईपी काउंटर के पास से गुजर रहे थे, लेकिन तभी वेद की नजर एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ी जो बैंक का ही काम कर रही थी और उसके पास ही कुछ यंग लोगों का ग्रुप खड़ा था जो दिखने में एवरेज लग रहे थे, लेकिन ऐसे रॉब में खड़े थे जैसे पूरा बैंक उन्हीं का हो। वेद ने देखा कि उन्हीं में से एक लड़का अचानक काउंटर पर हाथ पटककर चिल्लाने लगा, पहले मेरा काम करो, 20 मिनट से खड़ा हूं मैं, अब तक पैसे नहीं मिले, फालतू टाइम है क्या मेरे पास? प्रेग्नेंट औरत घबरा गई। वो हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोली, आई एम सॉरी सर, मैं बैंक का ही कुछ काम कर रही हूँ, बीच में रोक नहीं सकती, बस थोड़ी देर और रुक चाहिए, 5 मिनट। लड़का चल्ला उठा, थोड़ी देर? अरे पूरा दिन यहाँ खड़ा रहूं क्या? 5 लाख निकालने हैं मुझे, बैंक में पैसा है कि नहीं? और अब मैं किसी लाइन में खड़ा नहीं रहूंगा। क्या फायदा अमीर होने का अगर इन गरीब फटीचरों के साथ ही खड़ा होना पड़े? ये कहकर उस लड़के ने प्रेग्नेंट औरत के सामने रखे कागज नीचे गिरा दिया और अपना गोल्ड कार्ड भी वहीं काउंटर पर रख दिया। औरत घबरा गई। वो वार्निंग देते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, बैंक के कुछ रूल्स होते हैं, हम वो ब्रेक नहीं कर सकते। इतने में उस लड़के की एक दोस्त जिसने खूब मेकअप पोता हुआ था वो भी आगे आई और उसने उस प्रेग्नेंट औरत का हाथ खींच दिया और बोली, सुनाई नहीं देता मेरे दोस्त ने क्या कहा? हमें जल्दी है, पहले हमारा काम करो। औरत का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं भी जल्दी में हूं मैडम, लेकिन बैंक का प्रोसेस पूरा किए बिना कुछ नहीं हो सकता, यही रूल है। ये सुनते ही उस लड़के का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से अपना हाथ काउंटर पर दे मारा और फिर गुस्से में तमतमाते हुए वो प्रेग्नेंट औरत के पास गया और उसे जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से उठा दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। औरत अब खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए उस लड़की को कुर्सी से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़के ने औरत के हाथ को जोर से झटक कर उसे थप्पड़ दे मारा। औरत वहीं सुन्न रह गई। उसके कान में सायरन सी बजने लगी। इतने में बाकी बैंक का स्टाफ भी वहां आ गया, लेकिन उस लड़के को जैसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चिल्ला पड़ा, जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम सुशांत डोबरियाल है, जगदीप डोबरियाल का बेटा हूं मैं। HG मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुना है? प्रेग्नेंट औरत को उस वक्त सिर्फ अपने बिखरे हुए कागज दिख रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे। वो हिम्मत करके सुशांत के पास गई और उसकी बाजू खींचकर बोली, तुम कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो मेरे पेपर्स नीचे फेंके हैं उन्हें उठाकर दो मुझे अभी के अभी। मेकअप वाली लड़की बेबो उस औरत को घूरते हुए चिल्ला उठी, हाउ डेयर यू? सुशांत को ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? स्टूपिड मोटी, अपनी औकात में रह। प्रेग्नेंट औरत के लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो सारी मर्यादाएं छोड़कर बेबो पर झपट पड़ी। बेबो भी बचने की कोशिश कर रही थी और इसी आपसी झपट में बेबो की शर्ट फट गई। सब लोग हाय हाय करने लगे। बेबो आग बबूला हो गई। वो गुस्से में दहाड़ी, तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए यू बिच। और उसने आगे बिना कुछ कहे सीधे उस प्रेग्नेंट औरत के पेट पर लात मार दी। प्रेग्नेंट औरत चीख कर जमीन पर गिर गई और पेट पकड़कर कराहने लगी। बैंक के कुछ स्टाफ वाले तुरंत उसकी मदद में आ गए, लेकिन कुछ सुशांत का नाम सुनकर पीछे ही खड़े रहे। प्रेग्नेंट औरत दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सुशांत के दोस्तों को अभी भी चैन नहीं पड़ा था। उनमें से दूसरी लड़की जिसका नाम लिली था वो इस बार आगे आई और बेबो को ढकते हुए बोली, आप लोगों ने देखा ना, इस मोटी ने मेरी फ्रेंड के कपड़े फाड़ दिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप सब गवाह हो। ये कहकर लिली प्रेग्नेंट औरत के पास आई और उसे लात मारने के लिए लिली ने भी अपना पैर उठा दिया। सब लोग डर से चिल्ला पड़े, लेकिन तभी अचानक एक शख्स दौड़कर आगे आया और उसने जोरदार थप्पड़ मारकर लिली को ही गिरा दिया। तभी लिली का बॉयफ्रेंड कुशाल भी चिल्लाते हुए भाग कर आके आया। उसने पहले लिली को उठाया और फिर वेद को उंगली दिखाकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को मारने की? तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा मैं। है कौन तू? सुशांत के बाकी फ्रेंड्स भी वेद पर टूट पड़े। वो सब उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे थे, उसे गाली दे रहे थे, लेकिन वेद ने कुछ नहीं कहा। बस उसने कुशाल को एक नजर देखा और फिर उसके गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी कड़क थी कि बाकी सारे लड़के चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए। सुशांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक लड़के ने आकर उसके दोस्त को सबके सामने थप्पड़ दे मारा, लेकिन वो वेद को कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वेद सीधा भीड़ को हटाकर उस प्रेग्नेंट औरत के पास चला गया था। वेद ने प्रेग्नेंट औरत का हाथ पकड़कर उसे संभाला और बोला, सोफे पर लेट जाओ, मैं तुम्हारा पेट देखता हूं। प्रेग्नेंट औरत अब दर्द से चिल्ला रही थी। उसके लिए दर्द सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वेद ने उसे सहारा दिया और तुरंत वहीं पास के बड़े सोफे पर लेटा दिया और फिर उसके पेट पर हाथ रखा, लेकिन तभी वहां खड़ी एक दूसरी औरत चिल्ला गई, अरे ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे कैसे किसी औरत को छू सकते हो? तुम डॉक्टर हो क्या? वेद ने गहरी सांस ली और ना में अपना सिर हिला दिया। बस फिर क्या था, उस औरत को तो चिल्लाने का मौका ही मिल गया था। अरे डॉक्टर नहीं हो तो क्यों छू रहे हो? दूर हटो उससे। पास खड़े किसी आदमी ने कहा, उसने अभी इस औरत की हेल्प की है तो अच्छा इंसान ही होगा, उसे करने दो, वो जो कर रहा है जरूर कुछ जानता होगा। औरत ने ठंडे लहजे में कहा, किसे पता हेल्प कर रहा है या मौके का फायदा उठा रहा है? बुरे लोगों के चेहरे पर बुरा नहीं लिखा होता अंकल।
ये सुनकर आसपास के लोगों के चेहरे पर भी शक की सुई घुम गई। सब वेद को शक भरी नजरों से देखने लगे। तभी एक बूढ़े आदमी ने वेद से कहा, बेटा, अगर तुम सच में इसकी मदद करना चाहते हो तो एम्बुलेंस बुलाओ, वरना यहां लोग कैसे मानेंगे कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम लड़की का फायदा नहीं उठाओगे। हाँ हाँ सही बात है, डॉक्टर देखेगा इन्हें, तुम खुद डॉक्टर मत बनो। हाँ हाँ एम्बुलेंस बुलाओ, तुम कुछ मत करो। एक के बाद एक सभी लोग वेद को हिदायत देने लगे। इतने में प्रेग्नेंट औरत दर्द से चिल्ला उठी। वेद ने सबकी तरफ देखा और फिर सबकी बातों को अनसुना करके उसने प्रेग्नेंट औरत के पेट पर हाथ रख दिया। बस फिर क्या था, सब लोग फिर से चिल्लाने लगे, अरे रोको इसे, ये तो मजे ले रहा है, ये अजीब छेड़खानी का तरीका है, पुलिस बुलाओ पुलिस। वेद ने अपने कानों पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाया, चुप हो जाओ सबके सब, एकदम चुप। मैं फीटल साउंड सुनने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल। सारी भीड़ तुरंत डर कर चुप हो गई। लेकिन सुशांत के पास खड़े उसके दोस्त कुशाल को अभी भी चैन नहीं आया था। वो मुंह बनाकर बोला, ये है कौन साला जो खुद को गरीबों का मसीहा समझ रहा है। कुशाल ने अपनी बात खत्म की थी कि वेद ने उठकर उसकी नाक पर जोर से मुक्का दे दिया। मुक्का खाकर कुशाल बुरी तरह हिल चुका था। उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो अपने सिर को पकड़कर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे देखकर सभी लोगों ने तुरंत अपने अपने मुंह पर उंगली रख ली। सब एकदम चुप हो गए थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया और फिर वेद वापस प्रेग्नेंट औरत के पास गया। उसने एक कपड़े का थैला निकाला और बोला, अब मैं तुम्हें कुछ इंजेक्शन दूंगा, उसके बाद तुम अपने बैंक वालों को बोलो कि कोई तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि तुम्हें प्रीमेच्योर बेबी होने की पॉसिबिलिटी है। प्रेग्नेंट औरत का चेहरा पीला पड़ गया। वो उस वक्त बस वेद की हाँ में हाँ मिला रही थी। उसने जोर से सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकाल लिया। वेद ने भी तुरंत अपने बैग से सिल्वर नीडल निकाली और प्रेग्नेंट औरत के पेट को छूते हुए 3 सुइयां उसे लगा दी। उस औरत को जो भयंकर दर्द हो रहा था, अब वो थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। उसके दर्द भरी आवाजें कम होती जा रही थी और ये देखकर वहां खड़े सभी लोग आंख फाड़कर हैरानी से वेद को देखने लगे। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा था। जब सबको लगने लगा कि बात कंट्रोल में आ गई है, सब सही हो गया, तभी सुशांत डोबरियाल अपनी शर्ट सही करते हुए वेद के पास आया और टशन में बोला, ये सब ठीक है, लेकिन तूने मेरे दोस्त को मारा है, उसका हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है। वेद ने भी मुड़कर गहरी आवाज में कहा, मैंने कब कहा कि हिसाब चुकता हो गया? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? सुशांत ने वेद को देखा और हंस पड़ा। अबे तुझे मजाक लग रहा है क्या? हीरोपंती बोलने में ही अच्छी लगती है। अभी आमना सामना हो गया ना हमारा, तो पैंट खड़े खड़े ही गीली हो जाएगी। क्यों कुशाल? कुशाल अब भी अपना सिर पकड़कर चुपचाप पीछे ही छुपा बैठा था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा नाम मत ले। सुशांत और उसके सारे फ्रेंड्स हैरान हो गए। उन्होंने कुशाल को इस तरह डरते कभी नहीं देखा था। ज्यादा बेइज्जती ना हो इसलिए लिली बीच में ही चिल्लाकर बोल पड़ी, सुशांत अब और नहीं, जल्दी से किसी को बुलाओ और इस कमीने को सबक सिखाओ। इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मतलब व्हाट द हेल? मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे नहीं मारा और इसकी हिम्मत देखो, इसकी टांगे तोड़ दो। वेद ने मुड़कर लिली की तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में अचानक भीड़ जोरों से चिल्लाई। सब प्रेग्नेंट औरत की तरफ भागे। वो प्रेग्नेंट औरत बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। सबने वेद की तरफ उंगली उठाई। ये इसी ने कुछ किया था, पता नहीं कौन सी सुई लगा दी इसने। अरे मार दिया बेचारी को। बोला था मैंने, ये डॉक्टर नहीं है, इसे मत छूने दो। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। वेद पूरी तरह हैरान था कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि आज तक उसका कोई ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ था। वेद ने मन ही मन सोचा, ये क्या हो गया? मैंने तो सारा प्रोसीजर बिल्कुल संभाल कर किया था। 1 मिनट, कहीं किसी ने मेरी निडल तो नहीं बदल दी थी। वेद भीड़ को हटाकर आगे जाने की कोशिश करने लगा। लोग उसे कोस रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे। वेद बड़ी मुश्किल से सबको हटाकर प्रेग्नेंट औरत के पास पहुंचा और वेद ने देखा कि वो औरत निढाल नीचे पड़ी थी, जैसे उसमें जान ही ना बची हो। क्या होगा आगे? क्या वेद का ट्रीटमेंट उसे धोखा दे गया? क्या वेद उस प्रेग्नेंट औरत को बचा पाएगा, या उसकी वजह से वो औरत अपनी जान खो बैठेगी? क्या होगा जब वहां लोग पुलिस बुला लेंगे? क्या मौके का फायदा उठाकर सुशांत और उसके दोस्त भी वेद के खिलाफ गवाही देंगे, या ये उन्हीं की कोई साजिश थी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बैंक के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई डॉक्टर है यहाँ? ये औरत बेहोश हो गई है। वेद भीड़ हटाकर प्रेग्नेंट औरत तक पहुंचा। उसने झुककर औरत की नब्ज चेक की, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा देखा। सब लोग वेद को ध्यान से देख रहे थे। वेद ने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ बोले प्रेग्नेंट औरत के पेट को हल्के से दबाया।
उसकी सांसों की लय महसूस की। फिर अचानक उसकी आंखों में समझ की चमक दौड़ गई। उसने वहां खड़े लोगों से धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ये मर नहीं रही है, इसे लेबर पेन शुरू हो गया है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी ने राहत की सांस ली तो किसी ने माथा थाम लिया, लेकिन वेद के लिए राहत का यह पल बहुत छोटा था। उसने जल्दी से आसपास के लोगों को ऑर्डर देना शुरू किया, एम्बुलेंस को फोन करो और तब तक इन्हें जगा कर रखो, ऐसे बेहोश रहना इनके लिए ठीक नहीं है। कुछ लेडीज ने तुरंत पानी की बूंदें डालकर प्रेग्नेंट औरत को जगाया और हिम्मत देने लगी। बाकी सभी लोग भी तुरंत हरकत में आ गए थे। कोई मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था तो कोई टेबल से फाइल्स हटाकर जगह बना रहा था। वेद ने भी औरत के सिर के नीचे एक क्लॉथ बैग रख दिया था और कहा, घबराना मत, सब ठीक होगा, बस गहरी सांस लो। वेद की आवाज में एक शांति थी, जैसे उसे पता हो सब ठीक ही होगा। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, बस 15 मिनट में आ रही है एम्बुलेंस। सबके चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। इसके बाद वेद भीड़ से कुछ दूर आया और सुशांत और उसके दोस्तों को देखकर बोला, हाँ तो कौन तोड़ने वाला था मेरा पैर? सुशांत और उसके सारे दोस्त एकदम शांत खड़े थे। वेद की नजर दूर खड़े कुशाल पर गई। कुशाल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बिल्कुल गूंगा बहरा बन गया। वेद ने इस बार और ऊंची आवाज लगाई, कुशाल पवार, मैं तुझसे कह रहा हूं, यहां आ गया। सुशांत के सारे दोस्तों का चेहरा बदल गया। वो आपस में खुसफुसाने लगे, इसे कुशाल का पूरा नाम कैसे पता? ये इसे जानता है क्या? वहीं कुशाल भीगी बिल्ली बनकर खड़ा था। उसने इधर उधर देखा और वेद को बोला, देखो मैं क्लियर कर दूं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, सब इन लोगों ने कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुशाल के सारे फ्रेंड्स उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि कुशाल पहली बार किसी से इतना डर रहा था। वेद ने उसे देखा और बिल्कुल कोल्ड लुक देते हुए कहा, बहाने मत बनो, मैंने बस आगे आने के लिए कहा है। कुशाल ने सीधा जवाब दिया, अगर मैं आगे आया तो तुम मुझे मारोगे। और वो चारों ओर भागने का रास्ता देखने लगा। उसने कुछ ही सेकंड में 7-8 भागने के प्लान सोच लिए थे, लेकिन वेद उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसने कुशाल को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लुक दिया और बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब भागने का रास्ता देख रहा है। बेटा, भागने की सोचना भी मत। वेद के ये बोलते हैं कुशाल की हवा टाइट हो गई। उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो चुपचाप धीरे धीरे मजबूरी में वेद के पास आया। वो अगर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि वेद ने उसके पेट में जोरदार लात मारी और गरज कर बोला, प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत की तूने, बेशर्म, अपने दादा को फोन कर। कुशाल नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। वो दादा का नाम सुनकर और ज्यादा घबरा गया। नहीं प्लीज नहीं, दादाजी को इन्वॉल्व मत करो, मैंने कुछ नहीं किया था, सारी गड़बड़ इन हरामियों ने की थी, प्लीज भैया समझो, वरना दादाजी मुझे घर से निकलना ही नहीं देंगे। वेद की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, तेरे दादा ने बाहर भेजा तो तू उसका फायदा उठाएगा, गुंडागर्दी करेगा, मासूम लोगों पर हाथ चलाएगा? कुशाल एकदम चुप था। उसकी शक्ल रोने जैसे हो गई थी। तभी कुशाल का एक दोस्त हैरानी से बोला, अरे कुशाल तू डर क्यों रहा है? हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुशाल गुस्से से झल्ला पड़ा, साले अपना काम कर, मैंने कितनी बार कहा था किसी से भी उलझना, पर इस आदमी से मत उलझना। भूल गए सब, तुम लोगों को मरना है तो अकेले मरो, मुझे साथ मत लो। असल में पिछली बार मुंबई में हुई बेइज्जती के बाद कुशाल बहुत गुस्से में था। उसने वेद से बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया था, पर जब करण ने यह बदले की बात उसके दादाजी को बताई तो उल्टा उसे ही डांट पड़ गई थी। दरअसल कुछ समय पहले उसके दादाजी मिस्टर पवार पर मुंबई में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। लकीली उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उन्होंने अपने हमलावरों को पकड़ने के लिए करण को मुंबई भेजा था और उस काम में वेद ने ही करण की मदद की थी। और जब लौटकर करण ने वेद के बारे में मिस्टर पवार को सब बताया तो वो अच्छे से समझ गए थे कि वेद कोई मामूली आदमी नहीं है। बाद में मुंबई वाले केस के बाद मिस्टर पवार ने वेद को खुद फोन करके थैंक यू भी बोला था और कहा, मुझे पता है तुमने मेरे पोते को मुंबई में मारा, बहुत अच्छा किया तुमने। अगर वो फिर कभी शरारत करे तो उसे बांध दो, टांग दो, कोड़े मारो, बस जिंदा छोड़ देना, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। इसी वजह से कुशाल वेद से खौफ खाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब सब लड़कों के हौसले पस्त हो गए थे, क्योंकि जब कुशाल ही डर कर झुक गया था तो बाकियों का तो ये हाल होना ही था। कुशाल ने एक बार फिर कोशिश करते हुए वेद के आगे रिक्वेस्ट की, भैया आपको जो चाहिए वो ले लो, हम आपको पैसे भी दे देंगे, बस हमें छोड़ दो प्लीज। मैं अगले महीने से आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, आज आखिरी बार घूमने आया था, रात को मेरा कॉन्सर्ट भी है, प्लीज मुझे जाने दो। वेद मन ही मन सोचने लगा, ये भी आर्मी में जा रहा है, मतलब वही बैच जिसमें मयंक जाएगा, क्या कोइंसिडेंस है। खैर, और शायद फौज की भट्टी इन्हें सीधा करेगी। ये सोचकर वेद ने प्रेग्नेंट औरत की तरफ इशारा किया और सख्त लहजे में बोला, अगर वो लेडी ठीक है, तुम्हारी वजह से उसके बच्चे को चोट नहीं आई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना। और इसी बीच एम्बुलेंस वहां पहुंच गई।
बैंक का स्टाफ तुरंत उस औरत के कामकाज को संभालने लगे और पैरामेडिक उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच एम्बुलेंस के साथ आई डॉक्टर कामना ने देखा कि वेद प्रेग्नेंट औरत के पेट में एक्यूपंक्चर की सुई लगा रहा है। वो चौंक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो चीख उठी, ये तुम क्या कर रहे हो? वेद शांत चेहरे से बस धीरे धीरे सुई घुमा रहा था और फिर उसने धीरे से सुई बाहर निकाल दी। डॉक्टर कामना गुस्से में बोली, हटो एक तरफ, मुझे पेशेंट को चेक करने दो। प्रेग्नेंट औरत ने थकी हुई आवाज में कहा, डॉक्टर आप इनसे नाराज मत होइए, इन्होंने मेरी जान बचाई है। डॉक्टर कामना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बचाई है? ये तो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तुम शायद 36 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो, है ना? इतने पतले पेट पर कौन एक्यूपंक्चर करता है? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे रिस्की केसेस को हम भी नहीं ले सकते। हॉस्पिटल इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा। वेद ने उस डॉक्टर को घूरते हुए पूछा, तुम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर हो? कामना भी तुनक कर बोली, क्यों, तुम कौन हो? तुम कौन से हॉस्पिटल से हो? मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल से। वेद ने कंधे उचकाए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। सब लोग हैरान रह गए। पीछे से एक औरत मुंह पर हाथ रखकर तुरंत बोली, लो मैंने कहा था ना, एक और ढोंगी मिल गया। बताओ, बिन बात मौके का फायदा उठा लिया। पीछे एक 20-22 साल की लड़की मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रही थी और हल्की आवाज में बोल रही थी, हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर के भेस में एक ढोंगी पकड़ा गया है। सबको समझ आ गया था कि वो लाइव स्ट्रीम चला रही है। उधर हमारा आराम से अपने हॉस्टल बेड पर फोन स्क्रॉल कर रही थी और जैसे ही उसने अपनी फेवरेट एंकर का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा, वो उछलकर बैठ गई। पास में बैठी सिमरन उसे देखकर घबरा गई। क्या हुआ पागल, किसी लड़के ने ब्लैकमेल किया क्या? या तेरा इस बार वाला क्रश भी रिलेशनशिप में निकला? अमायरा ने मुंह बनाकर कहा, शट अप, अपना दिमाग कम चला। ये कहकर अमायरा ने तुरंत कियारा को फोन मिला दिया और बोली, हाय हेलो बाद में, पहले जल्दी से टिक खोलो, हॉट टॉपिक पर जाओ, वेद लाइव है। क्या? कियारा हैरान हो गई। सिमरन भी चौंक कर अमायरा के फोन स्क्रीन पर झुक गई, लेकिन जैसे ही कियारा ने वेद को लाइव स्ट्रीम पर देखा, उसकी आंखें चौंधी आ गई। वेद उस वक्त बैंक में एक प्रेग्नेंट औरत को सुई लगा रहा था। कियारा ने माथा पीट लिया, हे भगवान, ये आदमी जहां जाता है सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। अब ये गायनाकोलॉजी में भी उतर गया क्या? अमायरा ने तुरंत कहा, ये गायन नहीं, ऑब्स्टेट्रिक्स है शायद। वैसे वेद के बारे में तो अगर कोई कहे कि वो एलियन का भी इलाज कर सकता है तो मैं मान लूंगी। सिमरन बोली, बाकी लोग तो नहीं मान रहे, देखो सारे लाइव चैट में उसे गालियां दे रहे हैं। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, इस हरामी को पकड़ो, ये औरत का फायदा उठा रहा है। प्रेग्नेंट लेडी के पेट में सुई लगाना मतलब बच्चे की जान से खेलना। अच्छा हुआ डॉक्टर समझदार थी, वरना ये तो कुछ भी करता रहता। ये सब पढ़कर अमायरा के पसीने छूट गए। वो गुस्से में उबल पड़ी, ये सब अंधे हैं क्या? कुछ पता नहीं, बस टाइप करते जा रहे हैं। उसने फटाफट लिखा, जिसने एक्यूपंक्चर किया है वो भले ही डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसकी स्किल बहुत ऊंची है, हमारे यहाँ वो बहुत फेमस है। और फिर सारा हमला उस पर ही होने लगा। अरे ओ पापा की परी, हमें बेवकूफ समझती हो क्या? अगर वो डॉक्टर नहीं है तो कौन सी स्किल बहन? ऐसे अपराधियों को बचाने वाली तू भी एक अपराधी है। ये भी इसकी कोई गैंग मेंबर लगती है। किसी ने लिखा, ये लड़की यहाँ लाइमलाइट के लिए आई है, आजकल कोई ईमान धर्म नहीं रह गया किसी का। हाँ, ये अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कमेंट कर रही है, इस पर ध्यान मत दो दोस्तों, मिशन ढोंगी पर ध्यान दो। हमारा तिल मिला गई, शिट, मेरा दिमाग फट जाएगा इन गधों की वजह से। ये कहकर हमारा बिस्तर से कूदी और फोन फेंकने वाली थी कि सिमरन हंसते हुए बोली, अरे पागल, जब पता है कि ये लोग बेवकूफ है तो क्यों गुस्सा कर रही है? और फिर वेद को कुछ नहीं हो सकता, वो खुद जवाब दे देगा। उधर बैंक में डॉक्टर कामना प्रेग्नेंट औरत के पास पहुंच गई थी और बोली, अब बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें, कहाँ दर्द है, बच्चा हिल रहा है या नहीं? प्रेग्नेंट औरत बोली, जब मुझे लात लगी थी तब बहुत दर्द हुआ था, जिससे बच्चा पेट में उलट पुलट कर रहा हो, पर अभी शरीर हल्का लग रहा है। डॉक्टर, वैसे आपने इन पर शक करके गलत किया, इन्होंने सच में मेरी मदद की है। डॉक्टर कामना ने गुस्से में कहा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं एक MBBS इस सड़क छाप आदमी से कम हूं जो डॉक्टर भी नहीं है? औरत घबरा गई, नहीं डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। कामना बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। उसने प्रेग्नेंट औरत को देखा और कहा, अगर सुई पेट पर लगी है और बच्चा अब तक नहीं हिला तो इसका मतलब समझती हो? प्रेग्नेंट औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर प्लीज मुझे डराइए मत, वेद ने भौहें चढ़ाकर कहा। आप जरा सोच समझ कर बोलिए, ऐसे वक्त पर पेशेंट को डराना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर कामना तुनक गई, तुम तो चुप ही रहो, गधे कहीं के, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे ऐसे बात करने की? मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूं। तुम्हें पता भी है तुमने जो किया उससे बच्चे को नुकसान हुआ है, बच्चा हिल नहीं रहा, इसका मतलब समझते हो? प्रेग्नेंट औरत रोने लगी, डॉक्टर ऐसा मत कहिए प्लीज,
जल्दी चलिए ना हॉस्पिटल, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। डॉक्टर कामना ऐसे खड़ी थी जैसे वो अब कुछ कर ही नहीं सकती। प्रेग्नेंट औरत एक बार फिर चिल्लाई, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर कुछ तो बोलिए। वेद ने गुस्से से डॉक्टर कामना की तरफ देखा और बोला, तुम भगवान को याद कर लो, क्योंकि अगर तुम गलत हुई तो आखिर क्या होगा आगे? क्या प्रेग्नेंट औरत एक जिंदा बच्चे को जन्म दे पाएगी, या वेद का ट्रीटमेंट उसे पड़ेगा भारी? क्या वेद आगे किसी मिरेकल से बच्चे को सही कर देगा, या सब लोगों के गुस्से का शिकार हो जाएगा? क्या कियारा भी लाइव स्ट्रीम देखकर वेद के पास पहुंच जाएगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वेद का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो उस डॉक्टर की बेहुदी बातें और एटीट्यूड अब और नहीं झेल सकता था। लेकिन वेद की बात सुनकर तो मानो उस डॉक्टर का पारा और हाई हो गया। वो वेद पर भड़क उठी, गुंडे बदमाश कहीं के, तुम यहां किससे बात कर रहे हो? धमकी दे रहे हो मुझे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें नहीं। गलती तुमने की है, फिर भी इतनी बदतमीजी। डॉक्टर एक सांस में बोलती जा रही थी कि तभी वेद ने झुंझला कर कहा, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारे हॉस्पिटल का डीन भी मुझसे ऐसे बात नहीं करेगा। और तुम जो मन में आए बके जा रही हो ना, कहने को तो डॉक्टर हो, लेकिन बिहेवियर तुम्हारा किसी कॉलेज गोइंग टीनेज लड़की जैसा है। खुद को समझती क्या हो? वेद की बात सुनकर एक पल के लिए डॉक्टर चौंक गई। ये क्या बोल रहा है? कहीं सच में डीन सर इसे जानते तो नहीं है? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और एक नजर वेद को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे नहीं, कहाँ डीन सर और कहाँ ये, जो भी मन में आए बोले जा रहा है। ये तो कोई सड़क छापा आदमी है, इसे पकड़ लिया तो अब बातें बना रहा है। डॉक्टर ने वापस ऐंठते हुए कहा, अच्छा हाँ तो क्या हुआ अगर तुम डीन को जानते हो तो? डीन को जानते हो तो कुछ भी करोगे? किसी को भी यहां वहां छुओगे? तुम्हारे जैसे लोफरों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं। वेद की आंखों में अचानक एक तीखा सा गुस्सा चमक उठा। उसने ठंडी सी आवाज में कहा, मुझे गाली देने का हक तुम्हें किसने दिया? एक बार को वेद की आंखें की चमक देखकर डॉक्टर भी अंदर अंदर घबरा गई। ये सरफिरा कहीं मुझे ही ना कुछ कर दे। डॉक्टर एक कदम पीछे गई और थोड़ा हकलाते हुए बोली, देखो तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे डरा लोगे। यहाँ इतनी पब्लिक है, तुम्हारा वो हाल होगा कि शीशे में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और मैंने जो भी कहा उसके लिए भी जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने यहाँ सारा काम खराब कर दिया है और इसलिए मेरा भी मूड खराब हो गया। वेद आगे झुककर बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है मरीज की जान बचाना, ना कि बेवजह इल्जाम लगाना। तुम्हें डॉक्टर की डिग्री पढ़ाई करके मिली या चोर बाजार से खरीद ली? मरीज की हालत देखी भी नहीं और बकवास शुरू कर दी। बताओ, अगर तुम पर गुस्सा नहीं निकालू तो किस पर निकालू? वेद की बातों से डॉक्टर खामोश खड़ी रह गई। सारे लोगों की नजरें डॉक्टर पर टिक गई। वेद की आवाज अब और भी सख्त हो गई। प्रेग्नेंट औरत को डराने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर होने के नाते तुमको उसको काम डाउन करना चाहिए, ना कि पैनिक करवाना। बताओ, अगर तुम्हें नहीं तो किसे डांटूं? सभी लोग सन्न खड़े रह गए थे। काफी लोग जो डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे, वो भी अपना चेहरा छुपाने लगे, क्योंकि अब तो उस डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वेद एक कदम आगे बढ़ा और बोला, प्रोफेशनल बनने का मतलब है खुद चेक करना, खुद वेरीफाई करना। तुम बस बोलती जा रही हो, शक इस पर शक उस पर, कोई काम नहीं, बस बातें। तो बताओ, गलत किसे कहूं अगर तुम्हें ना कहूं तो? आते ही तुमने यहां मछली बाजार बना दिया, चिल्लाना, शोर करना, मरीज को देखे बिना ब्लेम करना। वेद का एक एक शब्द तीर की तरह निकल रहा था। उस लेडी डॉक्टर का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अंदर ही अंदर वो गुस्सा तो थी, क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन खुद की गलती सामने आने पर अब वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। घबराई सी डॉक्टर यहां वहां देख ही रही थी कि तभी वो प्रेग्नेंट लेडी बोल पड़ी, अरे अब बस कीजिए, डॉक्टर डॉक्टर होता है, उन्हें बेहतर पता होगा। अब ये यहां से चलेंगी तो मेरा क्या होगा? इनकी बात भी ठीक है, आप मुझे ऐसे एक्यूपंक्चर नहीं दे सकते, मैं प्रेग्नेंट हूं। प्रेग्नेंट औरत की बात ने जैसे उस डॉक्टर में फिर से जान फूंक दी। ऐसा लगा जैसे चूहा अपने बिल से वापस निकल आया हो। वो तुरंत वेद पर चिढ़ते हुए बोली, एग्जैक्टली, ये तो बेसिक मेडिकल नॉलेज है। तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में आखिर पता क्या है? बस मुझ पर चढ़े जा रहे हो। वेद ने कामली प्रेग्नेंट औरत की तरफ देखा और बोला, किसने कहा कि मैंने तुम्हें एक्यूपंक्चर दिया? ये सुनकर डॉक्टर हक्की बक्की रह गई और ड्रामा करते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? हमने अपनी आंखों से देखा, तुमने उसकी बेली पर सिल्वर निडल्स लगाई। अब फंस गए तो झूठ बोल रहे हो, यहां सारे लोग इस बात के गवाह हैं। वेद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें किसने बताया कि बेली में सिल्वर निडल्स लगाना मतलब एक्यूपंक्चर होता है? वेद की बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, यार ये आदमी सच बोल रहा है या सबको बेवकूफ बना रहा है? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। हर किसी के दिमाग में अब एक ही सवाल था, आखिर ये बंदा कर क्या रहा है? बैंक में हर कोई हैरान था और कुछ ऐसा ही हाल दूसरी तरफ अमायरा का भी था।
उसने अपने होठ काटे और स्क्रीन में वेद की तरफ देखा। अमायरा को वेद की आदतें अच्छे से पता थी। जो उसने किया ही नहीं उसे वह कभी मान ही नहीं सकता। लेकिन अभी वेद अपनी बात क्यों बदल रहा था, यह अमायरा को भी समझ नहीं आ रहा था। सिमरन ने भी बगल में फोन देखकर कहा, ओह वेद, ये क्या कर रहे हो तुम? पूरे देश के सामने चालबाजी कर रहे हो? अमायरा ने सिर हिलाया। नहीं वेद, ऐसा नहीं करेगा, जरूर कोई वजह होगी, थोड़ा धैर्य रखो, अभी पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन भी आग की तरह फैल रहा था। गालियां और गुस्से वाले कमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। यह आदमी बेशर्म है, पकड़ा गया फिर भी मना कर रहा है, पुलिस बुलाओ, बल्कि मैं तो कहता हूं गोली मार दो इसको। कमेंट्स पढ़कर अमायरा का दिल बैठ सा गया और लगभग रो ही पड़ी। ये सब गलत है, वेद ऐसा तो नहीं करेगा, इन लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। सिमरन ने अमायरा का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, तुम कमेंट मत करो वरना नेटिजन्स तुम्हें ही टारगेट कर लेंगे। अमायरा चुप रही। वो अंदर से कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। लेकिन कियारा अब चुप नहीं बैठ सकती थी। बस बहुत हुआ, अभी जाकर देखती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। ये वेद हर बार कैसे किसी नई मुसीबत में फंस जाता है, आज मैं पता करके ही रहूंगी। कियारा ने मन में ठाना और तुरंत बाहर आई। वो अपनी कार में बैठी और तूफान की तरह बैंक के लिए रवाना हो गई। और वहां बैंक में ड्रामा बिल्कुल पीक पर था। डॉक्टर वेद की बात पर जोर से हंस पड़ी और बोली, तुमने इस प्रेग्नेंट लेडी के पेट में सिल्वर नीडल्स डाले और फिर कहते हो कि तुमने एक्यूपंक्चर नहीं किया। तो महाशय, क्या आप प्लीज हमें बताएंगे कि वो क्या था? हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा हुआ, फिर लोग हंस पड़े। कुछ तो खुलकर वेद का मजाक उड़ा रहे थे। तभी वेद अचानक बोल पड़ा, मैंने एक्यूपंक्चर इस लेडी को नहीं बल्कि इनके बच्चे को दिया था। ये सुनकर डॉक्टर के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। भीड़ की भी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर सकपकाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुमने एक्यूपंक्चर बच्चे को दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे जो बच्चा अभी मां के पेट में है उसे तुमने एक्यूपंक्चर कहां से दिया? बेवकूफ इंसान, तुमने तो उस मासूम की जान ले ली होगी। वेद हल्के से मुस्कुराया और डॉक्टर से बोला, इतने सवाल जवाब की जरूरत ही क्या है? एक काम करो, जरा बच्चे की हालत चेक तो करो, देखो तो वो कैसा है। लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, आप जल्दी से चेक कीजिए, देखिए तो बच्चा किस हाल में है। डॉक्टर पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन निकाली और धीरे से बच्चे की जांच शुरू की। और कुछ ही सेकंड्स में उसे एहसास हुआ कि बच्चा जिंदा था। उसकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल थी। और ये देखते ही वो डॉक्टर बर्फ की तरह जम गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इम्पॉसिबल, ये कैसे? बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है। भीड़ भी एक पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर अचानक एक आदमी चीख पड़ा, अरे इस भाई ने तो कमाल कर दिया, बवाल कर दिया, धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। ये तो डॉक्टर होगा भी डॉक्टर है। और पलक झपकने ही पूरा बैंक सीटियों और तालियों से गूंज उठा। वेद तुरंत सबका हीरो बन गया था। वेद ने हल्के से मुस्कुराते हुए उस प्रेग्नेंट औरत की तरफ देखा और कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, बच्चा बिल्कुल सेफ है। तुम परेशान होगी तो उसे भी तकलीफ होगी। उस औरत की आंखें थोड़ी नम हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी इतनी मदद की और मैंने भी आप पर शक किया। समझ ही नहीं आ रहा कि आपके इस एहसान का मैं बदला कैसे चुकाऊंगी। फाइनली सबकी गलत फहमियां दूर हो गई। लोगों की तालियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वेद मैनेजर के पास जा ही रहा था कि तभी वो लड़की जो अपने फोन में पूरे इंसिडेंट को लाइव स्ट्रीम कर रही थी उछलकर वेद के सामने आ गई। जस्ट अ मिनट मिस्टर वेद। लड़की ने अपना फोन पॉकेट में रखा और बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, हाय, मेरा नाम योगिता है, आई एम रिपोर्टर। रिपोर्टर सुनते ही वेद वहां से ऐसे जाने लगा जैसे उसे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन तभी योगिता ने उसे दोबारा रोकते हुए कहा, वेट वेट वेट, देखिए आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे होंगे लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। एक्चुअली आप अलीशा को जानते होंगे ना? अलीशा मेरी कजन है। उससे मैंने आपके बारे में सुना था और अब तो देख भी लिया है। ओके, नाइस टू सी यू, बाय। ये कहते हुए वेद फिर आगे बढ़ गया, लेकिन योगिता वापस पीछे से दौड़ते हुए आई और वेद का रास्ता रोकते हुए बोली, मिस्टर वेद, ओके मैं पॉइंट पर आती हूँ। एक्चुअली मैं एक इंटरव्यू करना चाहती हूँ आपके साथ। आप बताइए आपके लिए कब कन्वीनियंट रहेगा? वेद ने बिल्कुल ठंडी सी आवाज से कहा, देखिए फिलहाल मेरा इस किसी इंटरव्यू का मूड नहीं है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? मिस्टर वेद, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये आपके लिए बड़ा मौका है, लोग इसके लिए तरसते हैं और आप ऐसे मना कर रहे हैं। योगिता ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन वेद ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, तो फिर ये मौका उन्हीं लोगों को दे दीजिए जो तरसते हैं। मैं तो वो आदमी हूं जो फेम नहीं, पीस चाहता है। मैं कोई स्टार नहीं हूं, मुझे मशहूर होने का ना तो शौक है
और ना ही कोई जरूरत। योगिता ने झुंझला कर कहा, ओके ठीक है, तो सीधा बोलती हूँ, ये सब मेरे लिए पर्सनल है। मेरी आंटी यानी अलीशा की माँ चाहती हैं कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। मैंने इतने लोगों से आपके बारे में सुना है जो आपको जानते हैं, इसलिए मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। फिर योगिता थोड़ा रुक कर खुद को संभालते हुए बोली, देखिए बात यह है कि आप जो भी करते हैं वो सब लोगों को दिखना चाहिए, लेकिन आपके बारे में इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है। मैं आपकी कहानी, आप जो लोगों की मदद करते हैं, ये सब दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। फिर योगिता थोड़ा मुस्कुराई, मैं तो आज छुट्टी पर हूँ, किसी जरूरी काम से बैंक आई थी और यहाँ आपसे मुलाकात हो गई। देखिए ना कितना अजीब इत्तेफाक है, अब मिल ही गए हैं तो देखिए मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहती हूँ, बस 1 घंटा लगेगा, आप कब समय दे सकते हैं? वेद ने अपना माथा पकड़ लिया, हे भगवान, ये तुम एफएम रेडियो की तरह बोलती ही जा रही हो। किस इत्तेफाक की बात कर रही हो तुम? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी कहानी लोगों को बताने में, गुड बाय। अब इससे पहले कि योगिता कुछ और कह पाती, बैंक का मैनेजर वहां आया और वेद से बोला, मिस्टर वेद, योर बॉक्स इज रेडी, दिस वे प्लीज। वेद बिना कुछ बोले मैनेजर के साथ निकल गया और योगिता वहीं खड़ी रह गई, थोड़ी हैरान मगर थोड़ी इंप्रेस्ड। मानना पड़ेगा इसके कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को। यहाँ हर कोई फेमस होना चाहता है और एक ये है जो फेम के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि फेम खुद इसके पीछे दौड़ रहा है। तुम चाहो या ना चाहो मिस्टर वेद, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। वेद मैनेजर के साथ गया और अंदर जाते ही उसकी नजरें पड़ी उस बॉक्स पर जिसकी चाबी वेद के हाथों में थी। वेद धीमे कदमों से बॉक्स की तरफ बढ़ा, एक अजीब सी चमक उसकी आंखों पर छा गई। राष्ट्रीय खजाना। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर जिसके पीछे ये सब पड़े हुए हैं। वेद के हाथ लग गया राष्ट्रीय खजाना, लेकिन क्या वेद इसे सही सलामत अपने साथ ले जा पाएगा या रास्ते में ही खड़ी होगी नई दीवार? एक तरफ कियारा भी वेद के पास आ रही है और रिपोर्टर योगिता भी अपना प्लान बना रही है। क्या होगा जब होगा इन सब का आपस में टकराव? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।